हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पे हम लोग एक प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, डैट इज़ एबीसी ऑफ फिज़िक्स। सबसे पहले मैं आपको प्लेलिस्ट का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, फिर जो भी आज का टॉपिक रहने वाला है हम उसे फर्दर आगे पढ़ना शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एबीसी ऑफ फिज़िक्स जो हमारी प्लेलिस्ट है, वो जितने भी एग्ज़ाम्स मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं, या वो पीजीटी एग्ज़ाम्स हो, या फिर मेडिकल, या फिर इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, या फिर हायर लेवल पे जो भी एग्ज़ाम्स हमारे काम करते हैं फिज़िक्स में, जैसे गेट हो गया, नेट हो गया, या आईआईटी जैम एग्ज़ाम हो गया। इसके अलावा ये आपके फिज़िक्स ऑप्शनल में, और जितने भी हमारे पास में बोर्ड हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या फिर स्टेट बोर्ड्स हो, इन सभी के लिए, इन सभी एग्ज़ाम्स को लेकर के जो फिज़िक्स जो सब्जेक्ट रहने वाला है, उसके एनसीईआरटी के हम लोग कंप्लीट बेसिक्स को, एनसीईआरटी को बेस बना करके 11th और 12th क्लास के कंप्लीट बेसिक और जितने भी कंसेप्ट्स हैं उन सबको यहाँ पर इस प्लेलिस्ट में सीखने वाले हैं। हालांकि कुछ टॉपिक्स हैं वो कुछ एग्ज़ाम्स में मे बी इंक्लूडेड ना हो सिलेबस में, जैसे जेई और नीट एग्ज़ाम्स में अभी फ़िलहाल सिलेबस में करेक्शन की वजह से बहुत से टॉपिक हटा दिए गए हैं। बट आई होप वो जो टॉपिक है वो अदर एग्ज़ाम्स जैसे पीजीटी का हो गया, या फिर और जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, इन सब में हमारे लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो बिना टाइम ख़राब किए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, दैट इज़ ट्रांजिस्टर। इन पार्ट 1 वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द, बिल्कुल जो हम बेसिक से शुरू करने वाले हैं वो हम यहाँ पे शुरू करेंगे ट्रांजिस्टर के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। ट्रांजिस्टर क्या है? हमारे पास में एक 3 टर्मिनल डिवाइस है। मीन्स ट्रांजिस्टर में एक टोटल टर्मिनल्स का नंबर होता है 3। जिस तरह से हमारे पास में डायोड होता है, डायोड में नंबर ऑफ टर्मिनल्स हमारे पास में कितने होते हैं? 2। डायोड हमारे पास में 2 टर्मिनल डिवाइस है। उसी तरह से ट्रांजिस्टर हमारे पास में 3 टर्मिनल डिवाइस है। ये हमारे पास में ट्रांजिस्टर का पिन डायग्राम गिवन है, यानी कि एक्चुअल में ट्रांजिस्टर कुछ इस तरह का दिखाई देता है। वास्तव में ऐसा दिखाई देता है, हम लोग सिंबलिकली उसको अलग रूप में ड्रॉ करते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा कि ट्रांजिस्टर में हम जितना भी करंट कंसीडर करेंगे वो मेनली मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से कंसीडर किया जाएगा। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को हम लोग सीनियर सेकेंडरी लेवल पर इंक्लूड नहीं करते हैं, केवल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को ही इंक्लूड करेंगे यहाँ पर। और जितना भी करंट है वो सब हम केवल और केवल यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से कंसीडर करेंगे। ट्रांजिस्टर का जो मेन एप्लीकेशन है वो है हमारे पास में एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन का मीनिंग होता क्या है? एम्प्लीफिकेशन का मतलब है कि हम लोग कोई भी सिग्नल है, सिग्नल यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे साइनोसॉइडल सिग्नल की, या फिर मैं लिखूँ इसको थोड़ा सिंपल फॉर्म में तो एसी सिग्नल। जो भी हमारे पास में सिग्नल है, हम यहाँ पर उस सिग्नल के पावर को इंक्रीज करेंगे और इसी को बोला जाता है एम्प्लीफिकेशन। तो सिग्नल का जो पावर इंक्रीज किया जाता है वो हम लोग यहाँ पर ट्रांजिस्टर की हेल्प लेकर के इंक्रीज करते हैं। और इसका पावर इंक्रीज करने का मेथड है कि हम इसके यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड है उसको इंक्रीज कर दें। जैसा कि हम लोग डायग्राम में दे सकते हैं, ये हमारे पास में यहाँ पर इनपुट सिग्नल है और इसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज करके जो हमें आउटपुट सिग्नल मिला है उसकी पावर जो है इनपुट के कंपैरिजन में यहाँ पर हमने इंक्रीज की है। दैट इज़ नोन एज एम्पलीफिकेशन। और इस सिग्नल के एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करने के लिए हमें एक्सटर्नल पावर सोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांजिस्टर हमारे पास में 3 रीजन से मिलकर बना है। आइदर ये एनपीएन हो सकता है और ये पीएनपी भी ट्रांजिस्टर हो सकता है। तो टाइप्स बताने से पहले डिस्कस कर लेते हैं कि ये 3 रीजन्स एक्चुअल में होते कौन कौन से हैं। फर्स्ट रीजन हमारे पास में होता है एमिटर, सेकंड होता है हमारे पास में बेस, एंड देन थर्ड होता है हमारे पास में कलेक्टर रीजन। देखिए, एमिटर को हम लोग कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, बेस को कैपिटल बी से, और जो कलेक्टर है उसे कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करने वाले हैं हम लोग। और ये 3 रीजन्स हैं, इनके तीनों के अलग अलग नाम भी हैं। जैसा इनका नाम है वही इनका एक्चुअल में वर्क होता है ट्रांजिस्टर में। एमिटर जैसा नाम से क्लियर है, एमिटर का बेसिकली एक सिंगल काम है, वो है इलेक्ट्रॉन्स को या फिर चार्ज कैरियर्स को बेस में एमिट करना, इंजेक्ट करना। एमिटर का एक्चुअल में काम क्या है? एमिटर एमिट करता है चार्ज कैरियर्स को बेस में। और कलेक्टर जैसा कि इसका नाम है, वो यहाँ पर बेस से जितने भी चार्ज कैरियर्स आए हैं उन सबको कलेक्ट करने का काम करता है हमारे पास में कलेक्टर। और जो बेस है, बेस यहाँ पर हमें जो एमिटर एमिट कर रहा है चार्ज कैरियर्स और कलेक्टर जो कलेक्ट कर रहा है, इस प्रोसेस को सपोर्ट प्रोवाइड करता है
और यहाँ पर चार्ज कैरियर्स के फ्लो को कंट्रोल करता है। सो जैसे इनका नाम है वही इनका काम रहने वाला है। एमिटर जो चार्ज कैरियर्स को एमिट कर रहा है, तो चार्ज कैरियर्स अगर ये एमिट करेगा तो इसके पास में चार्ज कैरियर्स का नंबर है वो काफ़ी हाई होना चाहिए। और उसी तरह से कलेक्टर के पास जिसको चार्ज कैरियर्स कलेक्ट करना है, ये एमिटर के कंपैरिजन में लेस नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इसके पास में होने चाहिए। और बेस का काम है केवल सपोर्ट प्रोवाइड करना, ये अपनी तरफ से कोई चार्ज कैरियर्स को यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करता। नेक्स्ट, ये यहाँ पर हमने लिख भी रखा है कि एमिटर का काम है केवल एमिट करना चार्ज कैरियर्स को, और कलेक्टर का कलेक्ट करना है, और बेस का काम है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करना। और सपोर्ट इस तरह से प्रोवाइड करे कि बेस में कम से कम चार्ज कैरियर्स का आपस में रिकॉम्बिनेशन हो। इसके लिए नेसेसरी है कि एमिटर की डोपिंग सबसे हमारे पास में हाई होनी चाहिए, कलेक्टर की डोपिंग एमिटर के रेस्पेक्ट में लो होनी चाहिए, और बेस की डोपिंग सबसे ज़्यादा लो होनी चाहिए, ताकि जो रिकॉम्बिनेशन वाली प्रोसेस है वो यहाँ पर कम से कम हो सके। और कम से कम रिकॉम्बिनेशन की वजह से बेस चार्ज कैरियर्स के मूवमेंट को सपोर्ट प्रोवाइड करे, ना कि उनके मूवमेंट्स को यहाँ पर डिस्टरप्ट करे। तो इस तरह से हम लोग जो डोपिंग है इसका लेवल लिख सकते हैं। एमिटर की डोपिंग सबसे हाई होनी चाहिए, कलेक्टर की डोपिंग उससे लो होनी चाहिए, और सबसे कम डोपिंग हमारे पास में किसकी होनी चाहिए, यहाँ पर बेस की। ये हमारे पास में डोपिंग का ऑर्डर रहने वाला है। इसके अलावा सेकंड पॉइंट है कि यहाँ पर जो कलेक्टर रीजन है उस पर एक लार्ज वोल्टेज अप्लाई होती है, और कलेक्टर रीजन पे करंट की वैल्यू भी लार्ज होती है। अब कलेक्टर पे जो वोल्टेज है वो लार्ज क्यों होती है, ये हम लोग बाद में देखने वाले हैं। इसका रीज़न क्यों ये लार्ज वोल्टेज अप्लाई होती है कलेक्टर पे, ये हम लोग बाद में देखने वाले हैं। इस वजह से लार्ज वोल्टेज की वजह से और हाई करंट की वजह से कलेक्टर पे सबसे ज़्यादा हीट यहाँ पर जनरेट होती है, और ये जो जनरेटेड हीट है इसको हमें तुरंत एनवायरनमेंट में बाहर निकालना ज़रूरी हो जाता है। तो ये जो हीट डिसिपेट हो रही है इसको इजीली और फास्टली हमें बाहर की तरफ निकालना है, डिसिपेट करना है। इस वजह से कलेक्टर का जो साइज़ है हमारे पास में वो सबसे हाई ऑर्डर का रखा जाता है। तो कलेक्टर, अगर मैं साइज़ के बेसिस की बात करूँ तो जो कलेक्टर रीजन है उसका लार्जेस्ट साइज़ जो है उसका लार्जेस्ट होता है। एमीटर हमारे पास में कलेक्टर के कंपैरिजन में छोटा होता है, और बेस हमारे पास में यहाँ पर सबसे छोटा होता है। बेस को छोटा रखने का और बेस में डोपिंग को कम से कम रखने का यही रीज़न होता है कि बेस में रिकॉम्बिनेशन कम से कम हो, ताकि एमीटर से निकलने वाले मोस्ट ऑफ द चार्ज कैरियर्स हमारे पास में कलेक्टर तक पहुंच जाए। तो इस वजह से अगर मैं साइज़ के बेस पे बात करूं तो सबसे बड़ा साइज़ होता है कलेक्टर का, देन आफ्टर नंबर आता है एमीटर, और जो सबसे छोटा साइज़ होता है वो हमारे पास में किसका होता है, बेस का। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांजिस्टर के टाइप्स। ट्रांजिस्टर दो टाइप के होते हैं, एक तो एनपीएन, एक पीएनपी, दूसरा हमारे पास में एनपीएन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ट्रांजिस्टर में हम बेसिकली मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के मोशन को कंसिडर करेंगे। ट्रांजिस्टर में आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपको जो करंट कंसिडर करना है वो बेसिकली मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से जो करंट है उसको ही कंसिडर करना है। और हम लोग जानते हैं कि जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हमारे पास में होल होता है, और एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन होता है। ये भी मैं आप लोगों से डिस्कस कर चुका कि एमिटर क्या करेगा, यहाँ पर चार्ज कैरियर्स को एमिट करेगा, और बेसिकली एमिटर जो चार्ज कैरियर एमिट करता है उसी की वजह से ट्रांजिस्टर में करंट यहाँ पर जनरेट होगा। तो समझते हैं पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर के स्ट्रक्चर को। पीएनपी ट्रांजिस्टर जैसा नाम से क्लियर है, यहाँ पर एमिटर पी टाइप सेमीकंडक्टर से बना होगा, बेस एन टाइप से, और अगेन कलेक्टर पी टाइप सेमीकंडक्टर से बना होगा। उसी तरह से एनपीएन ट्रांजिस्टर में एमिटर एन टाइप, बेस हमारे पास में पी टाइप, और कलेक्टर अगेन एन टाइप। आगे चलते हैं हम लोग। एमिटर, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ पीएनपी ट्रांजिस्टर की, वी आर टॉकिंग अबाउट पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो एमिटर एमिट करेगा चार्ज कैरियर्स, और हम जानते हैं कि जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होता है, यहाँ पर होल। और होल की वजह से जो एमिटर यहाँ पे करंट चार्ज कैरियर्स को एमिट कर रहा है वो चार्ज कैरियर एमिटर बेस को प्रोवाइड करेगा, और होल का जो मूवमेंट है वो पी से एन की तरफ हो रहा है। इट मीन्स जो करंट की डायरेक्शन रहने वाली है वो पी से एन रहने वाली है। मैं कौन से ट्रांजिस्टर की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, पीएनपी ट्रांजिस्टर की। उसी तरह से हम लोग अगर बात करें एनपीएन ट्रांजिस्टर की, तो आप लोग जानते हो एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हमारे पास में इलेक्ट्रॉन होता है, और एमिटर इस चार्ज कैरियर को होल
सॉरी बेस में एमिट करता है। और इलेक्ट्रॉन अगर हमारे पास में n से p एमिट हो रहा है, दैट मीन्स करंट का जो फ्लो है हमारे पास में p से n की तरफ रहने वाला है। तो अगर मैं पीएनपी ट्रांजिस्टर की बात करूं, हम लोग बात कर रहे हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर की, तो इसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो p से n रहेगी। उसी तरह से एनपीएन ट्रांजिस्टर में भी करंट की डायरेक्शन p से n रहेगी। तो ट्रांजिस्टर आपके पास में पीएनपी हो या एनपीएन हो, मेजरली करंट की जो डायरेक्शन है वो हमारे पास में हमेशा रहेगी, रहने वाली है पी टू एन। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ट्रांजिस्टर चाहे पीएनपी हो या एनपीएन, करंट की डायरेक्शन हमारे पास में पी टू एन रहेगी। सेकेंड पॉइंट, एनपीएन जो ट्रांजिस्टर है वो बेटर माना जाता है पीएनपी ट्रांजिस्टर से। समझते हैं ऐसा क्यों होता है। देखिए, हम लोग ट्रांजिस्टर में करंट को मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से कंसिडर करते हैं, और एनपीएन ट्रांजिस्टर में करंट बेसिकली इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है, क्योंकि यहाँ पर जो एन है उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली पी में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हमारे पास में क्या रहने वाला है, होल। इस वजह से यहाँ पर होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी है इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी रहती है वो होल्स के कंपैरिजन में काफ़ी हाई मोबिलिटी होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट करने की कैपेसिटी होल के कंपैरिजन में लार्ज होती है। हम इसको लिख सकते हैं कि जिस तरह से मोबिलिटी को म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो म्यू ई ग्रेटर देन होता है म्यू एच। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मोबाइल होते हैं होल्स के कंपैरिजन में। यही कारण है कि जो हमारे पास में एनपीएन ट्रांजिस्टर है वो बेटर होता है हमारे पास में पीएनपी ट्रांजिस्टर से। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग मूव करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर। ट्रांजिस्टर का सिंबॉलिक डायग्राम। ट्रांजिस्टर के सिंबॉलिक डायग्राम में सबसे पहले है एक सर्कल बना करके उसमें हम लोग बेस को ड्रॉ करेंगे, देन आफ्टर एमिटर और उसके बाद में कलेक्टर को। ये तो हम देख ही चुके कि ट्रांजिस्टर में चाहे पीएनपी हो या एनपीएन, करंट की डायरेक्शन हमेशा पी से कहाँ रहने वाली है, एन पर। करंट की डायरेक्शन हमेशा पी से एन रहने वाली है। तो जैसे पीएनपी ट्रांजिस्टर है, इसके अगर एमिटर की बात करूँ तो मैं ये हो गया एमिटर पी, बेस एन, और कलेक्टर दोबारा हमारे पास में कितना हो गया, पी। तो करंट की डायरेक्शन कहाँ से रहने वाली है हमारे पास में, पी से एन। पी से एन करंट की डायरेक्शन रहेगी, तो एमिटर से जो एरो आएगा वो हमारे पास में बेस की तरफ होगा, जैसा कि मैंने यहाँ पर शो भी कर रखा है। उसी तरह से एनपीएन ट्रांजिस्टर की अगर हम लोग बात करें तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में हमारे पास में एमिटर होगा एन टाइप, बेस होगा पी टाइप, और कलेक्टर अगेन एन टाइप होगा। सिंस हम लोग जानते हैं ट्रांजिस्टर कोई भी हो, करंट की डायरेक्शन हमेशा कहाँ से कहाँ रहने वाली है, पी से एन। तो पी से एन करंट की जो डायरेक्शन रहेगी उसकी वजह से यहाँ पर बेस से एरो आउटवर्ड होगा और किस तरफ होगा, हमारे पास में एमिटर की साइड होगा। हमें करंट की डायरेक्शन में एरो को बनाना है, और जहाँ पर जिस टर्मिनल पर एरो होगी, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जिस टर्मिनल पर एरो होगी वही टर्मिनल आपके पास में एमिटर कहलाएगा। तो हम लोग ट्रांजिस्टर में अगर हमें एमिटर को फाइंड आउट करना हो, हमें इसको ढूंढना हो, देखना हो, तो हम लोग क्या देखेंगे, एरो। सिंबॉलिक डायग्राम में जहाँ जिस टर्मिनल पर एरो है वही टर्मिनल हमारे पास में एमिटर रहने वाला है। तो अगर एमिटर से बेस की तरफ एरो की डायरेक्शन है, इट मीन्स ट्रांजिस्टर हमारे पास में पीएनपी है, और अगर बेस से एमिटर की तरफ डायरेक्शन है एरो की, तो इसका मतलब ट्रांजिस्टर हमारे पास में एनपीएन ट्रांजिस्टर रहेगा। ये यहाँ पे लिख भी रखा है हमने कि पीएनपी के केस में एरो क्या रहने वाले हैं, एमिटर पॉइंट्स इनवर्ड टुवार्ड्स बेस। एरो का जो डायरेक्शन है वो बेस की तरफ रहेगा, और एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो एरो की डायरेक्शन है वो एमिटर से एनपीएन में बेस से आउटवर्ड रहने वाली है, यानी कि एमिटर की तरफ पॉइंट रहने वाला है एरो का। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। ट्रांजिस्टर में डिफरेंट रीजन्स और कौन कौन से जंक्शंस का फॉर्मेशन होता है। देखिए, हम लोग पढ़ चुके हैं ट्रांजिस्टर में 3 रीजन होते हैं विच आर नेम्ड एज एमिटर, बेस एंड कलेक्टर। एमिटर और कलेक्टर, ये जो दोनों हमारे पास में रीजन रहने वाले हैं, ये सेम टाइप के सेमीकंडक्टर से मिलके बने होंगे। जैसे अगर ये एन टाइप है तो हमारे पास में ये भी एन टाइप रहने वाला है, बट बीच के अंदर जो बेस की सैंडविचिंग की जाती है वो हमारे पास में डिफरेंट सेमीकंडक्टर से बना होगा। अगर एमिटर एन और कलेक्टर एन है तो बेस हमारे पास में यहाँ पर पी टाइप से मिल करके बना होगा। हम लोग जानते हैं कि एमिटर का काम क्या है, यहाँ पर चार्ज कैरियर्स को एमिट करना और कहाँ तक पहुँचाना, कलेक्टर तक, और बेस इस काम के लिए सपोर्ट को प्रोवाइड करता है। तो ये डायरेक्शन रहने वाली है हमारे पास में
चार्ज कैरियर्स के फ्लो की। दूसरा, यहाँ पर बेस में रिकॉम्बिनेशन कम से कम होना चाहिए, इसलिए एक बेस के अंदर होल्स का नंबर काफ़ी कम होगा ताकि इलेक्ट्रॉन होल का आपस में रिकॉम्बिनेशन कम से कम हो सके। एमिटर को चार्ज कैरियर्स को एमिट करना है, इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, और कलेक्टर को कलेक्ट करना है, इसलिए एमिटर के कंपैरिजन में लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर में पाए जाते हैं। हम जानते हैं कि जब भी दो टाइप के सेमीकंडक्टर आपस में जॉइंट होते हैं तो उन दोनों के बीच में जंक्शन का फॉर्मेशन होता है। जैसे यहाँ से समझ सकते हैं, हम लोगों ने डायोड पढ़ा था, डायोड के बारे में पढ़ रखा है, तो वहाँ जानते हैं पी और एन टाइप के जहाँ पर आकर के मिलते हैं, तो जहाँ वो मिलते हैं वहाँ पर जंक्शन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर एन टाइप और पी टाइप के बीच में एक जंक्शन का फॉर्मेशन हो रहा है, इसको मैं यहाँ पर कैपिटल जे से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। उसी तरह से पी टाइप और एन टाइप के बीच में अगेन यहाँ पर एक जंक्शन का फॉर्मेशन हो रहा है। अब ध्यान से देखते हैं हम लोग, जो हमारे पास में एमिटर और बेस है, इन दोनों के बीच में जिस जंक्शन का फॉर्मेशन हो रहा है उसे मैं नाम दूंगा जंक्शन बिटवीन बेस एमिटर, और हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल जे, और नीचे सबस्क्रिप्ट में लिखा होगा कैपिटल बी एंड कैपिटल ई। तो ये क्या है, यहाँ पर ये हमारे पास में वो जंक्शन है जो बेस और एमिटर के बीच में फॉर्मेशन हो रहा है। उसी तरह से बेस और कलेक्टर, बेस के बीच में और कलेक्टर के बीच में, इन दोनों के बीच में जिस जंक्शन का फॉर्मेशन हो रहा है हम उसे बोलते हैं जंक्शन बिटवीन बेस कलेक्टर, और इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि कैपिटल जे के सबस्क्रिप्ट में कैपिटल बी एंड कैपिटल सी। तो यहाँ पर इस सिंबल का मतलब रहने वाला है जंक्शन बिटवीन बेस एमिटर, और इस वाले सिंबल का मतलब रहने वाला है जंक्शन बिटवीन बेस कलेक्टर। तो ट्रांजिस्टर में हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ जंक्शन कितने होंगे, 2। यहाँ पे लिख देते हैं, टोटल नंबर ऑफ जंक्शन ट्रांजिस्टर में हमारे पास में कितने होते हैं, 2। यहाँ पर ये मैंने यहाँ पर आपको डायोड के बारे में बताया था। डायोड में टोटल नंबर ऑफ जंक्शन हमारे पास में कितना होता है, 1। अगर जंक्शंस की बात करें तो डायोड में जंक्शन 1 होगा, और ट्रांजिस्टर में हमारे पास में टोटल जंक्शन कितने रहने वाले हैं, 2। अब एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि एक जंक्शन को हम लोग दो तरह से बायस कर सकते हैं, फॉरवर्ड बायस भी कर सकते हैं और रिवर्स बायस भी कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग डायोड के केस में पढ़ते हैं, डायोड की फॉरवर्ड बायसिंग भी की जा सकती है और रिवर्स बायसिंग भी की जाती है। तो अगर एक जंक्शन को हम लोग दो तरह से यहाँ पर बायस कर सकते हैं, यहाँ पे मैं लिखूंगा एक जंक्शन को दो टाइप से बायस कर सकते हैं, तो दो जंक्शन को बायस करने की जो प्रोबेबिलिटी बनती है वो लगभग हमारे पास में 4 टाइप की प्रोबेबिलिटी बनती है। कैसे, एक को फॉरवर्ड कर दिया, दूसरे को रिवर्स कर दिया, एक को रिवर्स कर दिया, दूसरे को फॉरवर्ड कर दिया, दोनों को फॉरवर्ड कर दिया, दोनों को ही रिवर्स कर दिया। तो इस तरह से ट्रांजिस्टर के केस में जो बाइसिंग का जो टाइप है वो लगभग 4 टाइप से बाइसिंग की जा सकती है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। अच्छा, 4 टाइप की बाइसिंग के बेस पर ही ट्रांजिस्टर के जो ऑपरेशन के मोड होते हैं वो अलग अलग मोड होते हैं। जैसे हमने अगर बेस और एमिटर के बीच के जंक्शन को फॉरवर्ड बायस कर दिया, बेस कलेक्टर के बीच के जंक्शन को फॉरवर्ड बायस कर दिया, तो इससे ट्रांजिस्टर सैचुरेशन मोड में काम करेगा और ये एज ए ऑन स्विच काम करेगा। उसी तरह से अगर हमने दोनों जंक्शन को रिवर्स बायस कर दिया, इस केस में ट्रांजिस्टर हमारा कट ऑफ मोड में काम करने वाला है और ये हमारे पास में ऑफ स्विच की तरह काम करेगा। अगर हमारे पास में बेस एमिटर फॉरवर्ड में है और बेस कलेक्टर रिवर्स में है तो ट्रांजिस्टर हमारा एक्टिव मोड में काम करेगा और इस मोड में ट्रांजिस्टर हमारे पास में एज ए एम्पलीफायर बिहेव करेगा। और यही हमारा एप्लीकेशन का जो मेन एप्लीकेशन का हमारे यही पार्ट रहने वाला है, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। और अगर हम लोग यहाँ पर बेस एमिटर को रिवर्स करते हैं और बेस कलेक्टर को फॉरवर्ड करते हैं तो इस केस में ट्रांजिस्टर का मोड रहने वाला है इन्वर्स एक्टिव मोड, और प्रैक्टिकली इसका कोई यूज़ नहीं होने के कारण हमने यहाँ पर इसको एरो मार्क से शो किया है। तो हमें ध्यान रखना है कि ट्रांजिस्टर को अगर मेरे को एम्पलीफायर की तरह यूज़ लेना है, अगर ट्रांजिस्टर को मैं एम्पलीफायर के फॉर्म में यूज़ करना चाह रहा हूँ तो उसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है कि हमारे पास में बेस एमिटर के बीच का जो जंक्शन है, जंक्शन बिटवीन बेस एमिटर, ये हमारे पास में फॉरवर्ड बायस होना चाहिए और इसी तरह से जंक्शन बिटवीन बेस कलेक्टर ये हमारे पास में रिवर्स बायस होना चाहिए। अगर ये दोनों जंक्शन इन दोनों कंडीशंस को फॉलो कर रहे हैं तो ट्रांजिस्टर हमारा एक्टिव मोड में काम करेगा और उसी केस में ट्रांजिस्टर सिग्नल को हमें एम्पलीफाई करके देगा।
अच्छा, ये इन जैसे पर्टिकुलर इसको फॉरवर्ड किया, देन जाकर के ही सेचुरेशन मोड, और तब जाकर ये ट्रांजिस्टर ऑन स्विच क्यों काम कर रहा है, कट ऑफ मोड में ही ट्रांजिस्टर ऑफ स्विच क्यों काम करता है, एक्टिव मोड में ही एम्पलीफायर क्यों काम करता है, ये हम लोग जब ट्रांजिस्टर को थोड़ा डिटेलिंग में पढ़ना शुरू करेंगे तब जाकर के ये चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं कि ये ऐसा क्यों होता है। अभी केवल इतना जानना काफ़ी है कि एम्पलीफिकेशन के लिए ट्रांजिस्टर हमारा एक्टिव मोड में होना ज़रूरी है, और उसके लिए बेस एमीटर फॉरवर्ड में और बेस कलेक्टर हमारा रिवर्स बायस में होना ज़रूरी है। तो देखते हैं ये इनका बाइसिंग किस तरह से काम करता है। एक पॉइंट ध्यान रखना है हमें कि जब हमें कुछ भी ना दिया हो तो ट्रांजिस्टर को केवल और केवल हमें एक्टिव मोड में कंसीडर करना है। मतलब अगर कुछ भी नहीं दे रखा तो ट्रांजिस्टर को हमें केवल एम्पलीफायर की फॉर्म में कंसीडर करना है। और एम्पलीफायर के लिए मैंने आपको बताया था कि बेस एमीटर जो जंक्शन है वो हमारे पास में फॉरवर्ड बायस होना चाहिए, और जो बेस कलेक्टर जंक्शन है वो हमारे पास में रिवर्स बायस होना चाहिए। देखिए, मैं यहाँ पे ट्रांजिस्टर का डायग्राम भी बना देता हूँ इसके सिंबॉलिक डायग्राम के साथ में। ये हमारे पास में एमीटर होता है, ये हमारे पास में बेस होता है, एंड दिस इज कलेक्टर। तो आपको ध्यान रखना है कि जंक्शन केवल एमीटर और बेस के बीच में बनता है, जिसको हम लोग बेस एमीटर जंक्शन कहते हैं, और यहाँ पर जंक्शन हमारे पास में बेस और कलेक्टर के बीच में बनता है। कलेक्टर और एमीटर के बीच में, इन दोनों के बीच में किसी तरह का कोई भी जंक्शन नहीं बनता, ये हमें ध्यान रखना है। एमीटर और कलेक्टर के बीच में किसी तरह का कोई जंक्शन नहीं बनेगा, केवल एमीटर और बेस के बीच में जंक्शन बनेगा हमारे पास में, और केवल बेस और कलेक्टर के बीच में जंक्शन बनेगा, केवल यही दो जंक्शन बनेंगे। तो अगर मैं इन जंक्शन को सिंबॉलिक डायग्राम में शो करना चाहूँगा तो मैं इस तरह से शो करूँगा कि ये आपके पास में बेस और एमीटर है, तो इनके बीच जो जंक्शन होगा इसको बोलते हैं जंक्शन बिटवीन बेस एमीटर, और उसी तरह से बेस और कलेक्टर के बीच का ये जो जंक्शन है इसे हम लोग बोलेंगे जंक्शन बिटवीन बेस कलेक्टर। आपको ध्यान रखना है कि एमीटर और कलेक्टर के बीच में आपको किसी तरह का कोई जंक्शन ड्रॉ नहीं करना, क्योंकि इनके बीच में किसी तरह का कोई जंक्शन एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। इस बात का हमें बेसिकली पूरा ध्यान रखना है। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं एक्टिव मोड की। एक्टिव मोड के लिए इस जंक्शन का जो बेस एमीटर जंक्शन है इसका फॉरवर्ड बायस में होना ज़रूरी है, और बेस कलेक्टर जंक्शन का हमारे पास में रिवर्स बायस में होना ज़रूरी है। हम लोग यहाँ पर चले कंसीडर करते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर। ध्यान से समझेंगे कि एक्टिव मोड के लिए कौन कौन सी कंडीशन नेसेसरी है। मैंने यहाँ पर एनपीएन ट्रांजिस्टर कंसीडर किया। दिस इज एन, हमारे पास में एमीटर एन का बना है, बेस हमारे पास में पी का बना हुआ है, और अगेन कलेक्टर हमारे पास में एन का बना हुआ है। तो बेस और एमीटर के बीच में फॉरवर्ड बायस होने के लिए हम लोग जानते हैं फॉरवर्ड बायसिंग कब होगी, जब हमारा बेस हाई पोटेंशियल पर होगा, क्योंकि पी यहाँ पे किससे कनेक्ट होना चाहिए, पी हमारे पास में पॉजिटिव से होना चाहिए और एन हमारे पास में नेगेटिव होना चाहिए, तभी जा कर के ये जो जंक्शन है ये फॉरवर्ड बायस होगा। इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल ऑफ बेस शुड बी ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ एमीटर। हमें बेस एमीटर जो जंक्शन है उसको फॉरवर्ड बायस रखने के लिए बेस का जो पोटेंशियल है वो एमीटर से ज़्यादा रखना पड़ेगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर बेस और कलेक्टर के बीच के जंक्शन की बात करूँ तो बेस और कलेक्टर के बीच का जो जंक्शन है वो हमारा रिवर्स बायस में होना चाहिए। रिवर्स बायस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पी को तो हमें नेगेटिव से कनेक्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पर जो एन है एन को हमें पॉजिटिव से कनेक्ट करना पड़ेगा। मतलब कलेक्टर का पोटेंशियल हाई रखना पड़ेगा और बेस का पोटेंशियल लो रखना पड़ेगा। तो इस केस में यहाँ लिख देते हैं बेस और एमीटर के बीच का जंक्शन है, हमें कलेक्टर का पोटेंशियल हाई रखना पड़ेगा और बेस का पोटेंशियल लो रखना पड़ेगा। सो अगर आपके पास में एनपीएन ट्रांजिस्टर गिवन है, हम बात कर रहे हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर की, और इसका हमें एक्टिव मोड बनाना है। इसका कौन सा मोड डिफाइन करना है, एक्टिव मोड को डिफाइन करना है। तो उसके लिए हमें सबसे कम पोटेंशियल एमीटर का, फिर बेस का, और सबसे ज़्यादा पोटेंशियल हमें किसका रखना पड़ेगा, कलेक्टर का। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर के एक्टिव मोड के लिए सबसे कम पोटेंशियल हमें एमीटर, देन आफ्टर हमें पोटेंशियल रखना पड़ेगा बेस,
और सबसे ज़्यादा पोटेंशियल हमें रखना पड़ेगा कलेक्टर का। तो ये कंडीशन नेसेसरी है ट्रांजिस्टर को एक्टिव मोड में ऑपरेट करने के लिए। और आपको ध्यान रखना है कि जब कुछ भी ना दिया हो ट्रांजिस्टर को हमें एक्टिव मोड में ही कंसीडर करना है। अब हम लोग समझते हैं कि ट्रांजिस्टर किस तरह से काम करता है, इसकी वर्किंग किस तरह से होती है। देखिए, हम ये पढ़ चुके हैं कि ट्रांजिस्टर की वर्किंग के लिए मेजरली हम लोग यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को कंसिडर करने वाले हैं। केवल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का ही कंसिडरेशन यहाँ पर होने वाला है। और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को एमिट करने का काम किसका रहेगा यहाँ पर? एमिटर का। एमिटर जो चार्ज कैरियर्स एमिट करेगा उसे कलेक्टर कलेक्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ बेस। सपोज कीजिए कि एमिटर हमारे पास में यहाँ पे चार्ज कैरियर्स को एमिट कर रहा है और कलेक्टर उन चार्ज कैरियर्स को हमारे पास में यहाँ पर क्या कर रहा है? कलेक्ट कर रहा है। यहाँ पर मैं कंसिडर करके चलता हूँ कि एमिटर ने ऑलमोस्ट हमारे पास में 100 इलेक्ट्रॉन्स को एमिट किया, क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग ट्रांजिस्टर ले रहे हैं वो एनपीएन ट्रांजिस्टर ले रहे हैं और एनपीएन ट्रांजिस्टर में एमिटर एन टाइप से मिलके बना होगा और एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हमारे पास में इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे सपोज करते हैं कि एमिटर ने 100 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर एमिट किया है। अगर एमिटर, सॉरी ये डायग्राम मैं थोड़ा करेक्ट कर देता हूँ, इसका 1 सेकेंड। हम पढ़ चुके कि हमें एक्टिव मोड के लिए सबसे हाई वोल्टेज रखना है, पोटेंशियल रखना है कलेक्टर का, फिर हमें बेस का रखना है और सबसे लो रखना है हमें एमिटर का। तो यहाँ पर एमिटर को नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे और बेस को हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। उसी तरह से अगर एमिटर और बेस के बीच में हमने एक सिंगल बैटरी लगाई है तो बेस से भी ज़्यादा जो मेरे को पोटेंशियल है वो कलेक्टर का रखना है, इसलिए बेस और कलेक्टर के बीच में मैं यहाँ पे डबल बैटरी को यूज़ करूँगा और कलेक्टर को प्लस से मतलब बैटरी के हाई पोटेंशियल से यहाँ पर ऐड करूँगा और बेस को बैटरी के लो पोटेंशियल से ऐड करूँगा। देखिए, सपोज करते हैं कि एमिटर हमारा 0 वोल्ट पर है, ठीक है, और जो बेस है हमारा वो है 2 वोल्ट पर यहाँ पर। तो इस बैटरी के केस में सपोज कीजिए इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास में टोटल है 10 वोल्ट। तो बेस यहाँ से भी कनेक्ट है और बेस हमारा यहाँ से भी कनेक्ट है और सेम पोटेंशियल, ये पॉइंट है, ये सेम पोटेंशियल पर रहने वाला है। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर हमारे पास में 2 वोल्ट है तो इस केस में इस नेगेटिव का 2 वोल्ट होगा तो यहाँ पर इस पॉजिटिव का पोटेंशियल कितना रहने वाला है? 12 वोल्ट, क्योंकि बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है हमारे पास में कितना रहना चाहिए? 10 वोल्ट के आसपास रहना चाहिए। तो इस तरह से हमने एनपीएन की एक्टिव मोड के लिए जो पोटेंशियल रहने वाला है डिफरेंट टर्मिनल्स का, उनको भी यहाँ पर हमने शो करके समझा दिया। तो चलिए हम लोग बैक आते हैं हमारे टॉपिक पर जो था वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर। हम जानते हैं एमिटर का काम है चार्ज कैरियर्स को एमिट करना। सपोज करो कि एमिटर जो है यहाँ पे वो 100 इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करता है और कलेक्टर इन 100 इलेक्ट्रॉन्स में से ऑलमोस्ट 96 से 97 इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट कर रहा है और 3 से 4 इलेक्ट्रॉन, मैं बेसिकली एक नंबर ले लेता हूँ, 4 इलेक्ट्रॉन बेस में होल्स के साथ में यहाँ पर रिकम्बाइन हो रहे हैं। मैं इसको प्लस साइन से दिखा रहा हूँ। एमिटर से आने वाले 4 इलेक्ट्रॉन बेस में होल्स के साथ में यहाँ पर रिकम्बाइन हो गए और कलेक्टर तक केवल कितना इलेक्ट्रॉन पहुँचे? 96 इलेक्ट्रॉन्स। बैटरी का ये जो नेगेटिव टर्मिनल है ये हमारे पास में टोटल, ये नेगेटिव टर्मिनल एमिटर को हमारे पास में 100 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस बैटरी को 100 इलेक्ट्रॉन वापस भी चाहिए। अब होगा क्या, देखिए, बैटरी का ये नेगेटिव टर्मिनल जो मैं यहाँ पर जो कलेक्टर के साथ कनेक्ट है, कलेक्टर ने 96 इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट किया। ये जो 96 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वाली बैटरी गेन कर लेगी, इसका पॉजिटिव टर्मिनल गेन कर लेगा और इस बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल 96 इलेक्ट्रॉन्स को आगे फॉरवर्ड कर देगा, आगे की तरफ इन 96 इलेक्ट्रॉन्स को भेज देगा। देखिए, इस बैटरी ने 100 इलेक्ट्रॉन्स दिए, एमिटर ने 100 इलेक्ट्रॉन्स को एमिट किया, उसमें से 96 इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर तक पहुँचे,
4 इलेक्ट्रॉन बेस रीजन में होल के साथ यहाँ पर हमारे पास में रिकम्बाइन हो गए। कलेक्टर ने जितने 96 इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट किया, इसने आगे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को फॉरवर्ड कर दिया और पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट को मेंटेन करने के लिए बैटरी ने जितने 96 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, उतने ही 96 इलेक्ट्रॉन्स को नेगेटिव टर्मिनल से आगे सर्किट में भेज दिया। लेकिन इस बैटरी ने 100 इलेक्ट्रॉन दिए थे, तो इसे 100 इलेक्ट्रॉन्स की ही 100 इलेक्ट्रॉन ही से वापस चाहिए, ताकि सर्किट में अच्छे से करंट फ्लो हमारा हो सके। हम बात कर रहे हैं कि सर्किट जो हमारा है उसमें प्रॉपर वे में करंट यहाँ पर फ्लो हो सके। इसके लिए क्या है, बैटरी ने जितना इलेक्ट्रॉन दिया उतना उसे वापस मिलना चाहिए, ताकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस रहे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सर्किट में कंज्यूम होकर के धीरे धीरे कम ना हो जाए। करंट फ्लो के लिए नेसेसरी कंडीशन है। तो 96 इलेक्ट्रॉन्स इस बैटरी के पास पहुंच चुके हैं, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर बेस में होल के साथ में रिकम्बाइन हो गए, उन 4 इलेक्ट्रॉन्स का फुलफिल किस तरह से होगा? देखिए, थर्मल एनर्जी की वजह से, यहाँ पर कलर चेंज करके लिख देते हैं हम कि जो थर्मल एनर्जी की वजह से कोवलेंट बॉन्ड है उसका ब्रेक होता है। कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? ब्रेक होते हैं। तो उसी तरह से बेस रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट होंगे, किसकी वजह से? थर्मल एनर्जी की वजह से। जो कोवलेंट बॉन्ड का ब्रेकिंग हो रहा है, उस वजह से बेस रीजन में इलेक्ट्रॉन और होल पेयर यहाँ पर जनरेट होगा। ये किसकी वजह से हो रहा है? कोवलेंट बॉन्ड के ब्रेकिंग की वजह से। अच्छा, 4 इलेक्ट्रॉन 4 होल्स के साथ में रिकम्बाइन हुए थे, तो जो नंबर ऑफ होल्स हमारे यहाँ पे कम हुआ था, वो कोवलेंट बॉन्ड के ब्रेकिंग की वजह से यहाँ पर कंपनसेट हो जाएगा। 4 होल्स यहाँ पर, जितने होल हमारे पास में कम हुए थे उतने ही होल हमारे पास में वापस आ गए, और जो एक्सेस नंबर में 4 इलेक्ट्रॉन हमारे पास में बच रहे हैं, वो बेस टर्मिनल से होते हुए सर्किट में चले जाएंगे। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूं, तो इस बैटरी ने 100 इलेक्ट्रॉन दिए और कलेक्टर से कनेक्ट होने वाली बैटरी से इसे 96 मिल गए। 4 यहाँ पर बेस में होल के साथ में रिकम्बाइन हो गए थे, लेकिन थर्मल एनर्जी की वजह से जो कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ है, उससे नंबर ऑफ होल्स भी कंपनसेट हो गया, और जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए वो भी एक्सटर्नल सर्किट में हमें सप्लाई कर दिए गए। तो 100 यहाँ से ट्रांजिस्टर में अंदर गए, 96 हमें कलेक्टर साइड से मिले, और 4 हमारे पास में कहाँ से मिले? बेस रीजन से मिले। तो टोटल मिला करके ये दोनों कंबाइन होकर के यहाँ पर टोटल बैटरी को अगेन 100 इलेक्ट्रॉन वापस मिल जाएंगे, और इसी तरह से सर्किट में करंट का जो कंटिन्यूटी है वो यहाँ पर बनी रहेगी। एक बात और यहाँ से एक चीज़ क्लियर होती है, अगर इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास में एमिटर जो इलेक्ट्रॉन को एमिट कर रहा है, कलेक्टर कलेक्ट कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास में एंटर हो रहे हैं एमिटर के अंदर। हम जानते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास में सर्किट में एमिटर के अंदर गए हैं, तो करंट हमारे पास में क्या होगा? एमिटर से बाहर की तरफ आएगा। तो एमिटर से जो करंट की डायरेक्शन है, मतलब मैं अगर बात करूँ यहाँ पर एमिटर करंट की, जिसे हम लोग आई से रिप्रेजेंट करेंगे, वो एनपीएन ट्रांजिस्टर में हमारे पास में क्या रहने वाली है? फ्रॉम आउटसाइड द एमिटर। एमिटर से जो एमिटर करंट है वो बाहर की तरफ आएगा। उसी तरह से कलेक्टर ने 96 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर भेजा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कलेक्टर जो करंट है आईसी, वो कलेक्टर में अंदर की तरफ जाएगा। बेस से 4 इलेक्ट्रॉन बाहर आए, इसका मतलब जो बेस करंट रहने वाला है यहाँ पर हमारे पास में, जो बेस करंट होगा आई बी, वो भी बेस से अंदर की तरफ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है उसके केस में आई ई बाहर की तरफ होगा, आई बी हमारे पास में अंदर जाएगा, और आई सी भी हमारे पास में अंदर की तरफ फ्लो होगा। नेक्स्ट, सो आई थिंक ट्रांजिस्टर की वर्किंग कंप्लीटली समझ में आ गई होगी। ये हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर की डिस्कस करी थी यहाँ पर, और सेम इसी तरह से हमारे पास में पीएनपी ट्रांजिस्टर, उसमें ये होगा कि इलेक्ट्रॉन्स की जगह हम लोग यहाँ पर होल्स को कंसीडर करके चलेंगे। एक बात और ध्यान देते हैं यहाँ पर कि जो आई है वो 100 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है, और आई सी यहाँ पे 96 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है। इसका मतलब ये है कि आई ई और आई सी, मतलब कलेक्टर करंट और एमिटर करंट का ऑर्डर ऑलमोस्ट सेम होता है। ये पॉइंट मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, आई ई अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई सी। दूसरा,
जहाँ हम लोग देख सकते हैं कि एमिटर करंट हो गया या कलेक्टर करंट हो गया, वो हंड्रेड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आ रहे हैं, वहीं बेस करंट हमारा कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आ रहा है। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमने 4 लिया। इसका मतलब ये है कि जो आई बी है उसकी वैल्यू बहुत कम होगी, बेस करंट की वैल्यू बहुत कम होगी, किससे? आई ई से, और हमारे पास में आई सी से। तो ये जो ऑर्डर है ये भी हमारे पास में यहाँ पर ट्रांजिस्टर की वर्किंग से समझ में आता है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं हम लोग। यहाँ पे हमने लिख दिया कि जो आई ई है यहाँ पे एमिटेड चार्ज कैरियर्स की वजह से होगा करंट प्रोड्यूस। जो आई सी है हमारे पास में, एमिटर ने जो चार्ज कैरियर एमिट किए हैं और कलेक्टर ने उनको कलेक्ट किया है, तो कलेक्टर ने कलेक्टेड एमिटेड चार्ज कैरियर्स की वजह से यहाँ पे जो करंट प्रोड्यूस होगा उसको बोला आई सी। और आई बी क्या है यहाँ पर? आई बी है एमिटर से जो एमिटेड चार्ज कैरियर्स बेस में आए हैं और बेस में जो चार्ज कैरियर है उनके रिकॉम्बिनेशन की वजह से बेस में जो करंट प्रोड्यूस होता है उसे हमने बोला आई बी। तो इसका मतलब ये तो क्लियर है कि ट्रांजिस्टर में तीनों के तीनों ही टर्मिनल से करंट का क्या होता है? फ्लो होता है। तो हम लोग आई ई, आई सी एंड आई बी का मतलब समझ गए। आई ई होता है यहाँ पर एमिटर करंट, आई सी कलेक्टर, और आई बी क्या है यहाँ पर? बेस करंट। और इनका रीजन्स कौन किस वजह से फ्लो होता है ये भी हमने आगे यहाँ पर मेंशन कर दिया। देखिए प्रीवियस स्लाइड में हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर लिया था। एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो आई ई है वो बाहर की तरफ फ्लो होगा, आई सी और आई बी अंदर की तरफ फ्लो होंगे। तो यहाँ पर हमने ये भी मेंशन कर दिया है कि जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है उसमें आई ई की डायरेक्शन आउटसाइड रहने वाली है और आई सी और आई बी इनसाइड रहने वाले हैं। सेम इसी तरह से अगर हम लोग पीएनपी ट्रांजिस्टर को डिस्कस करें तो उसके केस में आई ई हमारे पास में इनसाइड होगा और आई सी और आई बी आउटसाइड होंगे। ये हम लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं। आप लोग अपनी तरफ से पीएनपी की वर्किंग को चेक कर सकते हैं खुद से ड्रॉ करके। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। उससे पहले एक कंसेप्ट और छोटा सा कंसेप्ट है वो मैं बताऊंगा आपको कि आईसी और आईबी ये दोनों जब ट्रांजिस्टर में एंटर करते हैं तो टोटल करंट हमारे पास में कितना बाहर आता है? आईई। इसका मतलब क्या हुआ कि आईसी और आईबी मिलकर के किसको बना रहे हैं? आईई को बना रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर एक इक्वेशन लिख सकते हैं कि आईई इक्वल टू आईबी प्लस में आईसी। एक इक्वेशन तो हमारे पास में ये मिलेगी जो ट्रांजिस्टर को सोल्व करने में हमारी काफ़ी हेल्प करने वाली है। और सेकंड इक्वेशन और सेकंड जो यहाँ पर कंक्लूजन निकल कर आया है वो हमारे सामने ये रहने वाला है कि जो आई ई है वो लगभग बराबर होगा आई सी के, जबकि आई बी इन दोनों से ही काफ़ी छोटा रहने वाला है। सो नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। देखिए हम एक्टिव मोड की बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक्टिव मोड के लिए बेस एमिटर के बीच का जंक्शन है हमने फॉरवर्ड बायस किया, और फॉरवर्ड बायस होने की वजह से जो हमारे पास में डेप्लीशन लेयर थी, हम लोग जानते हैं डायोड के केस में हमने पढ़ा होगा ये सिंबल है होता है डायोड का। डायोड जब फॉरवर्ड बायस में होता है तो फॉरवर्ड बायसिंग की वजह से डायोड से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का फ्लो होता है। डायोड से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का अच्छा खासा फ्लो होता है, और ये फ्लो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का केवल तभी ही होता है जब जो डेप्लीशन लेयर है वो हमारे पास में कंप्लीटली रिमूव हो जाए। और ऐसा कब होता है? जब हमारे पास में जो बैरियर पोटेंशियल है जिसे हम लोग वी नोट से भी रिप्रेजेंट करते हैं, मैं यहाँ पे लिखे देता हूँ बैरियर पोटेंशियल। तो डायोड में फॉरवर्ड बायस में भी करंट कब फ्लो होता है? जब डेप्लीशन लेयर कंप्लीटली रिमूव हो जाए। और ये रिमूव कब होगा? जब हमारे पास में बैरियर पोटेंशियल कंप्लीटली यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाए। अगर ये दोनों कंडीशन हो जाती हैं देन इस केस में फॉरवर्ड बायस में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स फ्लो होना स्टार्ट होते हैं और डायोड से एक अच्छे खासे अमाउंट में करंट का फ्लो होता है। तो यहाँ पर जो हमारा बेस एमिटर जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस में है, और फॉरवर्ड बायस में होने की वजह से इसका जो डेप्लीशन लेयर है वो पूरी तरह से वैनिश हो जाता है, यानी कि इसका जो बैरियर पोटेंशियल है वो जीरो आ जाता है। और बैरियर पोटेंशियल जीरो आने की वजह से ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के फ्लो को क्या करेगा? हमारे पास में अलाउड करेगा। अलाउड भी कब करेगा? जब बैरियर पोटेंशियल कंप्लीटली हमारे पास में जीरो हो जाए। तो बैरियर पोटेंशियल जीरो हो गया और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को ये क्या कर रहे हैं? हमारे पास में अलाउ कर रहे हैं। तो जो हमारे पास में ये है बेस एमिटर के बीच का जंक्शन है, ये किसकी तरह बिहेव करता है? डायोड की तरह। देखिए प्रीवियस स्लाइड में हम लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं कि हमारे पास में ये जो जंक्शन है, मैं इस जंक्शन की बात कर रहा हूँ,
ये बेस एमिटर जंक्शन एक्टिव मोड के लिए इस बेस एमिटर जंक्शन का फॉरवर्ड बायस में होना ज़रूरी है। और जब ये बेस एमिटर जंक्शन हमारे पास में फॉरवर्ड बायस में होगा तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स ट्रांजिस्टर से फ्लो होंगे, इस जंक्शन को क्रॉस करेंगे। तो ये जंक्शन हमारे पास में किसकी तरह बिहेव करता है? डायोड की तरह बिहेव करता है। नेक्स्ट समझते हैं, एक्टिव मोड के लिए बेस कलेक्टर के बीच का जंक्शन है वो हमारे पास में रिवर्स बायस में होना ज़रूरी है। अच्छा, रिवर्स बायस के डायोड के केस में हम लोग बात करें, डायोड के केस में जब रिवर्स बायस होगा तो डेप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो काफ़ी बढ़ जाएगी और इस केस में जो बैरियर पोटेंशियल है उसकी भी वैल्यू हाई हो जाएगी। मतलब ये करते क्या है, यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को कंप्लीटली रोक देगा। जब डायोड हमारा रिवर्स बायस में होगा तो डेप्लीशन लेयर की विड्थ भी बढ़ जाएगी, बैरियर पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा, तो उससे हमारे पास में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के फ्लो को ये कंप्लीटली क्या कर देगा? स्टॉप कर देगा। मतलब डेप्लीशन लेयर यहाँ पे लिख दिया हमने कि डेप्लीशन लेयर यहाँ पे और भी चौड़ी हो जाएगी और बैरियर पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा, जिससे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होगा? यहाँ पर कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगा। और केवल कौन से चार्ज कैरियर्स फ्लो होंगे हमारे पास में? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। और इसी की वजह से बेस कलेक्टर के बीच का जो जंक्शन है वो हमारे पास में रिवर्स बायस होता है। जब डायोड हमारा रिवर्स बायस में होता है तो करंट को बिल्कुल अलाउ नहीं करता, करंट फ्लो नहीं होता। हम यहाँ पे ब्रेकडाउन रीजन की बात नहीं कर रहे, ठीक है? बिना ब्रेकडाउन रीजन के डायोड जब रिवर्स बायस में है तो करंट को बिल्कुल अलाउ नहीं करेगा। बट ट्रांजिस्टर में जब हमारे पास में बेस एमिटर के बीच का जंक्शन है वो रिवर्स बायस में होता है तो भी वो करंट को क्या करेगा? अलाउ करेगा। इसका मतलब ये है कि जो बेस एमिटर के बीच का जंक्शन है उसका बिहेवियर डायोड की तरह नहीं होता। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना है कि जो बेस एमिटर हमारे पास में जंक्शन है वो हमारे पास में यहाँ पर डायोड की तरह बिहेव करेगा। बट हमारे पास में जो बेस कलेक्टर हमारे पास में जंक्शन रहने वाला है उसका बिहेवियर डायोड की तरह नहीं रहने वाला। ये दो पॉइंट्स ट्रांजिस्टर को आगे सोल्व करने में हमारे काम में आने वाले हैं। एक यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि बेस में रिकॉम्बिनेशन की वजह से होल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस कर लिया पहले भी। और ये जो डेफिशिएंसी हुई है होल्स की, इनको कंपनसेट कौन करता है? बेस में थर्मल एनर्जी की वजह से जो कोवलेंट बॉन्ड्स की ब्रेकिंग हुई है, उन कोवलेंट बॉन्ड्स की वजह से जो होल्स प्रोड्यूस हुए हैं वो होल्स की डेफिशिएंसी को यहाँ पर कंपनसेट करेंगे। सेकंड पॉइंट है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में होल बेस से, देखिए अब हम लोग दोबारा ये स्लाइड कंसिडर करते हैं। बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस में होता है और डायोड की तरह बिहेव करता है। अगर डायोड फॉरवर्ड बायस में है तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के फ्लो को क्या करेगा? वो हमारे पास में अलाउ करेगा। और जो बेस कलेक्टर है वो रिवर्स बायस में होता है। डेट मीन्स कि ये हमारे पास में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को अलाउ करता है, मेजॉरिटी को बिल्कुल रोक देता है और इसका बिहेवियर डायोड की तरह नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो होने वाला है हमारे पास में, ये जंक्शन जो होने वाला है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ बेस एमिटर जंक्शन की, ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के फ्लो को अलाउड करेगा। जबकि ये जो जंक्शन है ये हमारे पास में केवल माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के फ्लो को अलाउड करेगा। सो एनपीएन ट्रांजिस्टर की हम लोग बात कर रहे हैं, होल बेस से क्रॉस होकर के, होल जो है, मैं दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ इसको। एनपीएन ट्रांजिस्टर के केस में ये हमारे पास में एन, ये पी, ये एन, ये हमारे पास में है जंक्शन बिटवीन बेस एमिटर, ये होगा जंक्शन बिटवीन बेस कलेक्टर। ये डायोड की तरह बिहेव करता है इसलिए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के फ्लो को अलाउड करेगा। ये हमारे पास में डायोड की तरह बिहेव नहीं करता, ये किसको अलाउ करेगा? रिवर्स बायस में होने की वजह से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को अलाउ करेगा, ये वाला जंक्शन बेस कलेक्टर के बीच का। ठीक है, सो मैं इस वाले जंक्शन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन है? इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से? होल्स। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो बेस एमिटर जंक्शन को क्रॉस करके एन से पी जाएगा और जो होल है वो बेस एमिटर को क्रॉस करके पी से एन आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो होल है वो हमारे पास में बेस को
बेस से, बेस एमिटर जंक्शन को क्रॉस करके कहाँ तक आ रहे हैं, एमिटर तक आ रहे हैं। लेकिन जो बेस की जो डोपिंग है, बेस की डोपिंग हमने बहुत ही ज़्यादा कम रखी है। इसलिए हम लोग यहाँ पर जो होल्स बेस से एमिटर की तरफ जा रहे हैं, हम लोग इसके दोबारा ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। ये हमारे पास में एमिटर है, ये बेस रहने वाला है, ये कलेक्टर। तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर एनपीएन की। एनपीएन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को कंसिडर किया हमने, और एमिटर से ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को ही क्या करेगा, अलाउ करेगा। इस वाले जंक्शन की अगर मैं बात करूँ तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एमिटर से इलेक्ट्रॉन तो चला जाएगा बेस में, लेकिन बेस से होल्स भी एमिटर के अंदर क्या होते हैं, यहाँ पर मूव करते हैं इस जंक्शन को क्रॉस करके। लेकिन प्रीवियसली जब हमने वर्किंग देखी, इस स्लाइड में जब हमने वर्किंग देखी, तो हमने केवल इलेक्ट्रॉन्स के ही मोशन को कंसीडर किया। ऐसा क्यों? क्योंकि बेस के अंदर जो डोपिंग है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, इसलिए कम इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में बहुत कम होल्स बेस को क्रॉस करके एमिटर तक जाएंगे। हालांकि इलेक्ट्रॉन का मोशन हमारे पास में लेफ़्ट टू राइट है और होल का मोशन है राइट टू लेफ्ट है, तो दोनों की वजह से जो करंट जनरेट होगा आई ई वो सेम डायरेक्शन में ही होगा। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे होल्स के मोशन को कंसीडर इसलिए नहीं करते क्योंकि लेस डोपिंग की वजह से इनका कोई इस तरह से सिग्निफिकेंट इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। केवल हम लोग यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो कि इलेक्ट्रॉन है उसी को यहाँ पे कंसीडर करने वाले हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ट्रांजिस्टर के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। अब देखते हैं हम लोग ट्रांजिस्टर का जो सिंबॉलिक डायग्राम है और उसमें बैटरी का कनेक्शन है वो किस तरह से किया जाता है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सबसे पहले एक्टिव मोड की, और दूसरा ट्रांजिस्टर हमारे पास में एनपीएन ट्रांजिस्टर है। हम लोग बता सकते हैं एनपीएन होने का कारण ये भी है कि एमिटर का जो एरो है वो एमिटर की तरफ आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये एमिटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है। मैंने आपको बताया था ट्रांजिस्टर एनपीएन हो या पीएनपी हो, करंट की डायरेक्शन हमेशा कहाँ देने वाली, पी से एन। तो बेस हमारे पास में पी है, तो यहाँ पर एमिटर एन होगा और कलेक्टर भी एन होगा। सो दिस इज आवर एनपीएन ट्रांजिस्टर। ओके, और करंट की डायरेक्शन कहाँ से है, पी से एन। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए करंट की डायरेक्शन पी से एन रहने वाली है। इसका मतलब क्या है, आई ई यहाँ से बाहर की तरफ आ रहा है। ये सिंबॉलिक डायग्राम है ट्रांजिस्टर का। आई ई अगर बाहर आ रहा है ट्रांजिस्टर से, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आई सी है वो ट्रांजिस्टर के अंदर जाएगा, अंदर की तरफ फ्लो होगा, और उसी तरह से आई बी भी ट्रांजिस्टर के अंदर फ्लो हो रहा है हमारे पास में। देखिए आई ई बाहर आ रहा है तो आई सी और आई बी दोनों ट्रांजिस्टर के अंदर की तरफ क्या होंगे, फ्लो होंगे। तो इससे ये नेगेटिव साइन को आप रिमूव कर दीजिएगा यहाँ से। तो इससे एक इक्वेशन जो मैंने पहले भी डिस्कस की थी आपसे कि जो आई ई है वो किसके इक्वल होती है, आई सी प्लस आई बी। यानी कि आई सी और आई बी दोनों का सम किसके बराबर होता है, आई ई के बराबर होता है। ये काफ़ी मोस्ट इक्वेशन है ट्रांजिस्टर को सोल्व करने के लिए। उसी तरह से आई ई लगभग लगभग बराबर होता है आई सी के, लेकिन कुछ चार्ज कैरियर्स बेस में रिकम्बाइन हो जाते हैं, इसलिए आई ई सबसे ज़्यादा वैल्यू हमारे पास में आई ई की होती है। उससे छोटा जो करंट होता है वो हमारे पास में कलेक्टर करंट होता है, और आई बी हमारे पास में सबसे छोटा करंट होता है। और ये भी ध्यान रखना है कि आई ई अप्रोक्सीमेटली एमिटर जो करंट है वो लगभग लगभग कलेक्टर करंट के बराबर होता है। तो बेस करंट का जो ऑर्डर होता है वो हमारे पास में माइक्रो एम्पियर का होता है। एमिटर और कलेक्टर करंट का जो ऑर्डर है हमारे पास में मिली एम्पियर ऑर्डर का होता है। और इनका ऑर्डर अगेन यहाँ पे लिख दिया गया है कि आई ई कलेक्टर एमिटर करंट हमारे पास में सबसे लार्ज होगा, कलेक्टर उससे स्मॉल होगा, और बेस करंट सबसे स्मॉल होगा। और बेसिकली अगर हम लोग कई बार कंसिडर करते हैं क्वेश्चंस को सोल्व करते टाइम, तो कलेक्टर और एमिटर करंट को हम लोग ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट मान करके भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर के केस में एक्टिव मोड के लिए मैंने आपको बताया था कि सबसे हाई पोटेंशियल हमारे पास में कलेक्टर का, देन बेस का, और उसके बाद में सबसे लो पोटेंशियल हमारे पास में किसका होना चाहिए, एमिटर का। ये एक्स्ट्रा बैटरी जो लगा रखी है इनको हम लोग यहाँ से रिमूव कर देते हैं, थोड़ा करेक्शन चाहिए था इस इमेज में। तो और ये जो टर्मिनल है ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इसको थोड़ा लार्ज बनाते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ से देख सकते हैं सिंबॉलिक डायग्राम से भी क्लियर है
कि यहाँ पर एमिटर बैटरी के नेगेटिव से जुड़ा है, तो बेस, ये एमिटर बैटरी के नेगेटिव से जुड़ा है, तो बेस हमारे पास में बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा है। ठीक है, तो बेस का जो पोटेंशियल है वो एमिटर से हाई है। ये बात तो यहाँ से क्लियर होती है कि अगर मैं इस बैटरी से बात करूँ, इस बैटरी से क्लियर है कि बेस का जो पोटेंशियल है एमिटर से हाई है। अच्छा, अब कलेक्टर का बेस से भी हाई होना चाहिए, तो हमने क्या करा है यहाँ पर, ये डबल बैटरी कनेक्ट की है। तो इसमें बेस हमारे पास में नेगेटिव से कनेक्ट है, तो कलेक्टर हमारे पास में इस डबल बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट है। इसका मतलब क्या हुआ कि कलेक्टर का पोटेंशियल जो है वो हमारे पास में किससे हाई है, वो बेस से भी ज़्यादा हाई है। और यहाँ पर बेस का पोटेंशियल हमारे पास में एमिटर से हाई है। तो इस तरह से ओवरऑल हमारे पास में ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो ये इस तरह से हम लोग बैटरी को सिंबॉलिक डायग्राम में कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाँ, तो अब नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा रहने वाला है वो है, हमने पढ़ा एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में कि ये हमारा एमिटर, बेस और कलेक्टर रीजन है, और एमिटर और बेस के बीच का जो रीजन है वो उसको बोलते हैं जंक्शन बिटवीन बेस एमिटर, और एमिटर और कलेक्टर के बीच का जो रीजन है इसे बोला जाता है जंक्शन बिटवीन बेस कलेक्टर। अभी प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि ये जंक्शन डायोड की तरह बिहेव करता है और ये जंक्शन डायोड की तरह बिहेव नहीं करता। दूसरा, ये जंक्शन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के फ्लो को अलाउ करता है, और ये जंक्शन हमारे पास में केवल और केवल माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के फ्लो को ही क्या करेगा, अलाउ करेगा। तो देखते हैं, यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से, होल हैं। तो हमें देखना क्या है यहाँ पर, मैं यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को ग्रीन पेन से लिख रहा हूँ और माइनॉरिटी को हम लोग लिखने वाले हैं यहाँ पर रेड से। यहाँ पे अगेन मेजॉरिटी कितना है हमारे पास में, इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग माइनॉरिटी लिखते हैं, यहाँ पे माइनॉरिटी हमारे पास में होल्स है, यहाँ पे माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स है, और यहाँ पे माइनॉरिटी अगेन हमारे पास में कौन सा रहने वाले, होल्स। अब हम लोग देखते हैं इनकी मोशन की मोमेंट। देखिए, बेस एमिटर जो जंक्शन है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के फ्लो को ही क्या करेगा, अलाउ करेगा। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मेजॉरिटी है, तो इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ से जा सकता है, इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास में एमिटर से बेस जा सकता है, कौन से जंक्शन को क्रॉस करके, बेस एमिटर जंक्शन को क्रॉस करके। उसी तरह से होल हमारे पास में बेस से एमिटर आ सकता है, बेस एमिटर जंक्शन को क्रॉस करके। लेकिन हम लोगों ने होल्स का कंसिडरेशन करंट के टाइम पे इसलिए नहीं लिया क्योंकि बेस में डोपिंग बहुत कम होती है और इसकी वजह से करंट में कंट्रीब्यूशन भी काफ़ी कम आता है, इसलिए हमने होल्स का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर लिया नहीं। अच्छा, आगे चलते हम लोग। यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स हैं बेस में, और यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से हमारे पास में, इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अच्छा, बेस कलेक्टर जंक्शन जो है वो केवल माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को ही क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो होल है वो मेजॉरिटी है, दैट मीन्स होल बेस से कलेक्टर में नहीं जा सकता। होल का जो मूवमेंट है बेस से कलेक्टर में पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, इलेक्ट्रॉन भी कलेक्टर से बेस में फ्लो नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों क्या है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है। और जो बेस कलेक्टर जंक्शन है वो केवल माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के मोशन को सपोर्ट करता है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं बेस एमिटर जंक्शन की, तो बेस एमिटर जंक्शन को क्रॉस करके होल एमिटर से बेस में नहीं जा सकता, और उसी तरह से इलेक्ट्रॉन बेस से एमिटर नहीं आ सकता। बट जब एमिटर से इलेक्ट्रॉन क्रॉस करके बेस में आता है तो वो ही मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बेस में आने के बाद में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बन जाता है, क्योंकि बेस में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होते हैं और माइनॉरिटी कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। तो जो मेजॉरिटी एमिटर से बेस में आई वो अब माइनॉरिटी बन गई, और माइनॉरिटी बनने की वजह से वो इजीली बेस को क्रॉस करके कहाँ तक चली जाती है, कलेक्टर तक चली जाती है, क्योंकि जो बेस कलेक्टर है वो किसको सपोर्ट करता है, माइनॉरिटी को। तो इस तरह से एमिटर से इलेक्ट्रॉन बेस में आता है, एमिटर में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी है, और बेस में आने पर ये क्या बन जाता है, माइनॉरिटी। और माइनॉरिटी बनने की वजह से
ये आगे कलेक्टर में शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि जो बेस कलेक्टर है वो केवल किसको सपोर्ट करता है, माइनॉरिटी को सपोर्ट करता है। तो अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है, सपोज कीजिए एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए अगर मैं बात करूँ, ट्रांजिस्टर क्या है, एनपीएन, और कोई भी रैंडम क्वेश्चन जनरेट कर दिया जाता है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में डज होल मूव फ्रॉम कलेक्टर टू बेस, क्या एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो होल है वो कलेक्टर से बेस में मूव करते हैं, तो हमें कैसे कंसिडर करना है, हमें कलेक्टर देखना है, कलेक्टर यहाँ पर एन है और जो यहाँ पर बेस है वो हमारे पास में किसका रहेगा, पी का रहेगा। अब होल की मूवमेंट हमें कहाँ से लेनी है, कलेक्टर से कहाँ लेनी है, बेस में। तो कलेक्टर में जो होल है वो माइनॉरिटी है और हमें पता है ये जो जंक्शन है वो माइनॉरिटी को सपोर्ट करता है, तो कलेक्टर का मोशन, सॉरी होल का जो मोशन है वो कलेक्टर से बेस में पॉसिबल है। इस तरह से कोई भी रैंडम क्वेश्चन जनरेट कर दिया जा सकता है कि कोई भी हमें चार्ज कैरियर बता दिया और पूछ लिया कि वो एमिटर से बेस में या बेस से कलेक्टर में मूव कर रहा है, तो क्या इनका मोशन है जो पॉसिबल होगा या नहीं होगा, तो हम लोग यहाँ पर चेक करके बता सकते हैं। किस तरह से बताएंगे कि जो बेस एमिटर है वो डायोड की तरह बिहेव करेगा और मेजॉरिटी को अलाउड करेगा, और जो बेस कलेक्टर है वो डायोड की तरह बिहेव नहीं करेगा, केवल माइनॉरिटी को ही अलाउ करेगा। सो नेक्स्ट पॉइंट हमारा कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर का कॉन्फ़िगरेशन। देखिए किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में हमें दो टर्मिनल्स की रिक्वायरमेंट होती है इनपुट देने के लिए, और दो ही टर्मिनल चाहिए हमें आउटपुट देने के लिए। बट ट्रांजिस्टर के पास में टोटल टर्मिनल ही कितने होते हैं, 3। तो लेकिन हमें टोटल नंबर ऑफ टर्मिनल्स चाहिए कितने, 4। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक टर्मिनल को इनपुट और आउटपुट दोनों में कॉमन काम में लेना पड़ेगा। आई होप कि आप मेरी बात समझ रहे हैं कि हमारे पास में दो इनपुट टर्मिनल चाहिए और दो ही क्या चाहिए, आउटपुट टर्मिनल चाहिए। बट ट्रांजिस्टर के पास में टोटल टर्मिनल्स कितने होते हैं, ट्रांजिस्टर के पास में कितने होते हैं, 3। और 3 टर्मिनल होने की वजह से हम लोग क्या करेंगे कि जो एक टर्मिनल होता है ट्रांजिस्टर का, 3 में से किसी एक टर्मिनल को कॉमन कर देंगे। कॉमन किस में, इनपुट में भी और आउटपुट में भी। ट्रांजिस्टर के एक टर्मिनल को इनपुट और आउटपुट दोनों में कॉमन कर देंगे, और जो टर्मिनल हमने कॉमन किया है वो ही हमें ट्रांजिस्टर का कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। कैसे, कॉमन टर्मिनल्स के बेस पे ट्रांजिस्टर के 3 कॉन्फ़िगरेशन का हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, कॉमन एमिटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर। इसका मतलब ये है कि इस कॉन्फ़िगरेशन में हमने ट्रांजिस्टर के एमिटर जो टर्मिनल है उसको कॉमन कर दिया, इनपुट और आउटपुट दोनों तरफ। कॉमन बेस में हमने बेस को कॉमन कर दिया और कॉमन कलेक्टर में हमने कलेक्टर को इनपुट और आउटपुट दोनों में कॉमन कर दिया। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि तीनों कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन एमिटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, इन तीनों का एम्प्लीफिकेशन में यूज़ नहीं होता। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। जो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन है उनकी टेंडेंसी भी डिफरेंट होती है एम्प्लीफाई करने की, और सबसे हाईएस्ट एम्प्लीफिकेशन की टेंडेंसी कौन से कॉन्फ़िगरेशन में होती है, डेट इज़ कॉमन एमिटर। और यही रीज़न है कि कॉमन एमिटर से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कॉमन एमिटर को ही आगे डिटेल में पढ़ाया जाता है, क्योंकि कॉमन एमिटर ही हमारे पास में एम्प्लीफिकेशन करने के काम आता है। बाकी एम्प्लीफिकेशन करने की थोड़ी बहुत टेंडेंसी कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर में भी पाई जाती है, लेकिन इनका जो एम्प्लीफाई करने का जो टेंडेंसी है वो कॉमन एमिटर के कंपैरिजन में थोड़ा क्या होता है, कम होता है हमारे पास में। लार्जेस्ट एम्प्लीफिकेशन हमें कॉमन एमिटर में ही देखने को मिलेगा। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट इक्वेशन दोबारा लिख दी गई है कि जो आई ई है, एमिटर करंट है, वो कलेक्टर करंट और बेस करंट के सम के बराबर होगा, और यही बात शायद हमें KCL भी बताता है। इसके अलावा आई ई एमिटर करंट सबसे ज़्यादा होगा, कलेक्टर करंट और एमिटर करंट ऑलमोस्ट इक्वल होंगे, बट प्रिसाइजली बात करें तो एमिटर करंट ही सबसे ज़्यादा होगा। और जो आई बी है, बेस करंट है, वो हमारे पास में सबसे छोटा मिलेगा। आई बी का जो ऑर्डर है वो माइक्रो एम्पियर का होता है। माइक्रो का मतलब है 10⁻⁻⁶। और आई ई और आई सी जो कि ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट ऑर्डर के होते हैं, इनका जो ऑर्डर होता है वो मिली एम्पियर का होता है, मतलब 10⁻³ ऑर्डर का ये हमें मिलता है। अगेन यहाँ पर हमने ऑर्डर लिख दिया इसका। अब देखिए नीचे डायग्राम में हमें कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन दिखाया गया है। हमने क्या करा है यहाँ पर, अब यहाँ पे हम लोग पहले तो आपका एक काम है कि इस ट्रांजिस्टर को आइडेंटिफाई कीजिए। हमने आपको बताया था कि ट्रांजिस्टर में करंट की डायरेक्शन हमेशा कहाँ से होगी, P से N। तो ये हो गया हमारे पास में P, क्योंकि जो करंट की डायरेक्शन है एरो रहेगी हमेशा एमीटर पर रहने वाली है,
और एमीटर पे एरो है हमारे पास में, और ये जो एरो है इसकी डायरेक्शन कहाँ से हमारे पास में, पी से, सॉरी एमीटर से बेस, एमीटर से बेस, इसका मतलब क्या है, एमीटर हमारे पास में पी है और बेस होगा एन। तो ये जो ट्रांजिस्टर हमारे पास में कौन से, पी एन पी ट्रांजिस्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो दो इनपुट है, ये सॉरी दो टर्मिनल हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, ये किसको शो कर रहे हैं हमारे पास में, इनपुट टर्मिनल्स को शो कर रहे हैं। और ये जो दो है हमारे पास में, ये किसको शो कर रहे हैं हमारे पास में, आउटपुट को शो कर रहे हैं। और हमने यहाँ पर जो बेस है उसको इनपुट और आउटपुट दोनों में इंक्लूड कर दिया, इसलिए कॉन्फ़िगरेशन कैसे हमारे पास में, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। आई होप आप कॉन्फ़िगरेशन का मीनिंग अब समझ गए होंगे। सो नाउ वी मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस की जो डायग्राम है वो बना के दिया हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है करंट की डायरेक्शन कहाँ से होती है, पी टू एन, और पी टू एन करंट की डायरेक्शन है, इसका मतलब बेस हमारे पास में ये क्या है, पी है, एमीटर एन है, और कलेक्टर अगेन हमारे पास में कौन सा है, पी, सॉरी कलेक्टर हमारे पास में दोबारा कौन सा होगा, एन होगा। तो वी आर टॉकिंग अबाउट, यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब ध्यान से देखिए, इस तरफ इनपुट है, इस साइड आउटपुट है, और बीच में दोनों में कॉमन कौन सा टर्मिनल है हमारे पास में, एमीटर। तो इसका मतलब ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन है ये। उसी तरह से यहाँ पर जो करंट की डायरेक्शन है वो हमारे पास में पी से एन होती है, ये पी है, ये एन है, ये अगेन पी है। सो हमारे पास में ये भी एन पी एन ट्रांजिस्टर है, और इसके अंदर इनपुट और आउटपुट में कॉमन कौन है हमारे पास में, बेस। तो ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो गया, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, अब कॉमन कलेक्टर में क्या होगा, कलेक्टर इनपुट और आउटपुट दोनों में क्या रहने वाला है, कॉमन रहने वाला है। अच्छा, बाय मिस्टेक यहाँ पर कलेक्टर में भी क्या इसने एरो शो कर दी, एरो केवल किस में आएगी, एमीटर के केस में आएगी। तो यहाँ पर एरो कहाँ से होती है, पी से एन। तो इट मीन्स ये भी हमारे पास में कौन सा है, एन पी एन ट्रांजिस्टर रहने वाला है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अब हम लोग बात करने वाले हैं ट्रांजिस्टर के एक पैरामीटर के बारे में जिसको बोला जाता है करंट गेन। हम लोग लिखेंगे यहाँ पर करंट गेन। करंट गेन की जो वैल्यू दी जाती है वो दी जाती है आउटपुट करंट अपॉन में इनपुट करंट। करंट गेन का जो वैल्यू है वो किस तरह से दिया जाता है, आउटपुट करंट अपॉन में इनपुट करंट। तो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन में हमें देखना पड़ेगा कि आउटपुट करंट कौन है और इनपुट करंट कौन है। अच्छा, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन में करंट गेन का जो नेमिंग है वो भी डिफरेंट किया गया है। जैसे कॉमन बेस में करंट गेन को अल्फ़ा बोला, कॉमन एमीटर में हमें बीटा बोला, और कॉमन कलेक्टर में इसी करंट गेन को हमने क्या बोला, गामा। तो याद रखने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो सबसे छोटा साइज़ होता है बेस का, उसके बाद में फिर साइज़ होता है एमीटर का, और सबसे बड़ा साइज़ किसका होता है, कलेक्टर का। हम साइज़ के बेस पे बात कर रहे हैं। तो साइज़ के बेस पे आपने जो सीक्वेंस को याद किया है उसी सीक्वेंस में आप लोग करंट गेन को याद कर लीजिए, अल्फ़ा बीटा गामा। ओके, देख सकते हैं आप, कॉमन बेस में करंट गेन कौन है, अल्फ़ा, कॉमन कलेक्टर में कौन सा है हमारे पास में, गामा। तो अल्फ़ा सबसे पहले, गामा सबसे लास्ट में है। एमीटर का साइज़ दोनों के बीच का होता है, उसी तरह से एमीटर से जो करंट गेन आता है बीटा, वो भी दोनों के बीच में है। तो चलिए समझते हैं इनका फॉर्मूला किस तरह से बनेगा। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं कॉमन एमीटर की, जिसमें करंट गेन होता है बीटा। करंट गेन दिया जाता है इनपुट करंट अपॉन में आउटपुट करंट। देखिए, इनपुट सर्किट अब ये वाला है, सॉरी आउटपुट सर्किट ये होगा और इनपुट सर्किट ये होगा। तो ये ट्रांजिस्टर कौन सा है हमारे पास में, एनपीएन है, और एनपीएन में जो करंट है वो पी से एन फ्लो करता है, मतलब करंट क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है। तो एमीटर करंट हमारे पास में क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। एमीटर बाहर है, इसका मतलब क्या होगा, कलेक्टर करंट अंदर होगा, और बेस करंट भी हमारे पास में क्या रहने वाला है, यहाँ पर अंदर रहने वाला है। अब ध्यान से देखिए, आउटपुट सर्किट में जो कॉन्फ़िगरेशन हमने लिया है, जैसे यहाँ पर कॉमन एमीटर है, जो कॉन्फ़िगरेशन है वही करंट गेन में प्रेजेंट नहीं रहेगा। जैसे कॉमन एमीटर की बात करूँ तो यहाँ पर कॉमन एमीटर में जो एमीटर करंट है आई ई, वो करंट गेन में प्रेजेंट नहीं रहेगा। इसी तरह से कॉमन बेस में आई भी प्रेजेंट नहीं होगा, और कॉमन कलेक्टर में आई सी कलेक्टर करंट यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, तो अब आउटपुट करंट कौन सा बनता है, आउटपुट साइड में करंट कौन सा है हमारे पास में, आई सी है, और इनपुट साइड में करंट कौन सा है हमारे पास में, आई बी। तो
यहाँ पर कॉमन एमिटर के केस में जो करंट गेन बीटा है वो आउटपुट करंट अपॉन में इनपुट करंट कितना बन गया, आई सी अपॉन में आई बी। आई होप यह फॉर्मूला आपको रटने की जरूरत नहीं है, इसे हम लोग समझकर भी डायरेक्ट याद कर सकते हैं। इसी तरह से हम लोग बात कर रहे हैं कॉमन बेस की। कॉमन बेस में बेस करंट एब्सेंट रहेगा, तो कॉमन बेस का कुछ कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से ड्रॉ होने वाला है हमारे पास में, ठीक है। तो यहाँ पर आउटपुट में करंट कौन सा होगा, आई सी, और इनपुट में करंट कौन सा होगा हमारे पास में, आई ई। तो इस केस में अल्फा जो करंट गेन बनेगा वो बनेगा आई सी अपॉन में आई ई, आउटपुट अपॉन में इनपुट। एंड नाउ कॉमन कलेक्टर। कॉमन कलेक्टर में कलेक्टर टर्मिनल कॉमन हो गया तो आई सी एब्सेंट रहेगा। डायग्राम कुछ इस तरह का बनेगा। तो आउटपुट करंट हमें कौन सा मिलने वाला है यहाँ पर, आई ई, और जो इनपुट करंट मिलेगा वो कितना मिलेगा हमें, आई बी। अगर आई ई बाहर है तो आई बी अंदर की तरफ। तो गामा की जो वैल्यू मिलेगी वो कितना मिलेगा, आई ई अपॉन में आई बी। तो इस तरह से हम लोग अल्फा बीटा गामा सबके फॉर्मूला को ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एक बात जो हमें ध्यान रखनी है, हम ऑर्डर जानते हैं, लार्जेस्ट करंट आई ई होता है, उससे छोटा हमारे पास में कलेक्टर करंट होता है, और सबसे छोटा हमारे पास में बेस करंट होता है। तो यहाँ देखते हैं बीटा के केस में आई सी अपॉन आई बी, आई सी बड़ा है, आई बी छोटा है, तो बीटा की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, ग्रेटर देन 1, ठीक है। उसी तरह से अल्फा की अगर बात करें तो आई सी अपॉन में आई सी छोटा होगा, आई ई हमारे पास में बड़ा होगा, तो अल्फा की जो वैल्यू होगी वो कितना होगा, लेस देन 1। और जो गामा है वो कितना होता है, आई ई अपॉन में आई बी, ठीक है। आई ई हमारे पास में बड़ा होता है और आई बी सबसे छोटा होता है, तो गामा की वैल्यू भी कितना मिलेगा, ग्रेटर देन 1। इस केस में हम लोग ऑर्डर भी देख सकते हैं कि इनका ऑर्डर किस तरह से रहने वाला है। देखिए यहाँ कंसिडर करते हैं हम लोग, ये तो अल्फा तो लेस देन 1 है, ये तो सबसे छोटा रहने वाला है, बीटा भी ग्रेटर देन 1 है, और गामा भी ग्रेटर देन 1 है। तो देखते हैं बीटा और गामा में कौन सा करंट गेन ज़्यादा बड़ा होगा। दोनों के डिनोमिनेटर में बेस करंट है यहाँ पर, और दोनों का न्यूमरेटर डिफरेंट है, एक में आई ई है, दूसरे में कितना है, आई सी है। हम लोग जानते हैं कि आई ई सबसे बड़ा होता है, तो इस बेस में मैं कह सकता हूँ कि सबसे बड़ा करंट गेन गामा होगा, उसके बाद में उससे छोटा करंट गेन हमारे पास में कौन रहने वाला है, बीटा, और सबसे छोटा जो करंट गेन है वो कितना रहने वाला है, अल्फा। ये इनका आपस में क्या रहने वाला है, ऑर्डर रहने वाला है। हमें इस ऑर्डर को भी ध्यान में रखना चाहिए। अब देखिए अल्फा बीटा और गामा के बीच में अलग अलग रिलेशंस हैं जिनसे काफ़ी न्यूमेरिकल्स बनते हैं, और एग्जाम्स में भी क्वेश्चन डायरेक्टली कई बार इन रिलेशनशिप से पूछ लिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, इन रिलेशनशिप को किस तरह से डिराइव करते हैं और एग्ज़ाम में हमें किस तरह से ध्यान रखना है, क्वेश्चंस को किस तरह से करना है। जैसे हमने इक्वेशन पढ़ी थी, आई ई इक्वल टू आई बी प्लस में आई सी, ठीक है। अभी क्या करना है आपको, इस इक्वेशन को आई सी से डिवाइड करना है। यहाँ पे लिख देते हैं डिवाइड बाई आई सी। तो आई सी से डिवाइड करेंगे तो ये हमें मिलेगा आई ई अपॉन आई सी इक्वल टू आई बी अपॉन आई सी प्लस में 1। अब ध्यान से देखते हैं कि आई ई अपॉन आई सी, प्रीवियस स्लाइड में देख लेते हैं, आई सी अपॉन आई ई, आई सी अपॉन आई ई, ये हमारे पास में कितना होता है, अल्फा। सो आई ई अपॉन आई सी कितना होगा, 1 अपॉन अल्फा, इक्वल टू आई बी अपॉन आई सी, आई बी अपॉन आई सी अपॉन आई बी कितना होता है, बीटा। सो आई बी अपॉन आई सी कितना होगा, 1 अपॉन बीटा प्लस 1। और जब इस इक्वेशन को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे देन वी गेट 1 अपॉन अल्फा इक्वल टू, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो बीटा 1 प्लस बीटा, एंड दोनों का रेसिप्रोकल लेने पे अल्फा इक्वल टू कितना मिलेगा, बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, जो कि हमारे पास में यह फर्स्ट रिलेशन निकल करके आ रहा है। इसी तरह से इसी इक्वेशन से सेम दिस इक्वेशन जब हम लोग बीटा की टर्म्स में सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा बीटा इक्वल टू अल्फा ओवर 1 माइनस अल्फा। अच्छा, इस सेकंड इक्वेशन को डिराइव करने के लिए आपको जो यहाँ पे इक्वेशन लिख के दी है मैंने, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 1। इस इक्वेशन 1 को
इक्वेशन 1 डिवाइड बाई आई बी। आपको इसी इक्वेशन 1 को आई बी से डिवाइड करना है और सिंप्लीफाई करने पर हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी जो जिस तरह से हमने इन्हें सिंप्लीफाई किया है। थर्ड इक्वेशन के लिए आपको क्या करना है, जो इक्वेशन 1 है उसे डिवाइड कर देना है हमें आई ई से। जब फर्स्ट इक्वेशन को आई ई से डिवाइड करेंगे तो जो थर्ड रिजल्ट हमारे पास में वो देखने को मिलेगा। और फोर्थ इक्वेशन के लिए हमें लेके चलनी है वैल्यू बीटा की। देखिए बीटा इक्वल टू कितना होता है, बीटा की वैल्यू हमारे पास में आई सी अपॉन आई बी। बीटा की वैल्यू कितना है, आई सी अपॉन आई बी। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आई सी अपॉन आई बी। दोनों साइड आई ई से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पर हमें जो एक्चुअल में रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा आई सी अपॉन आई ई इंटू आई ई ओवर आई बी। ठीक है, अब देख लेते हैं आई सी अपॉन आई ई। आई सी अपॉन आई ई कितना होता है हमारे पास में, अल्फ़ा। तो ये तो वैल्यू किसकी है, अल्फ़ा की वैल्यू है। आई ई अपॉन आई बी, प्रीवियस स्लाइड में चल के देखते हैं, आई ई अपॉन आई बी ये कितना है, गामा। तो इसकी जगह हम लोग कितना लिख सकते हैं, गामा। तो इस तरह से सोल्व करने पे हमें बीटा इक्वल टू कितना मिलेगा, अल्फ़ा गामा। सो ये चार रिलेशन है, आपको ये चारों रिलेशन याद भी रखने हैं। एग्जाम्स में कई बार रिलेशन भी पूछ लिया जाता है, और अगर रिलेशन याद नहीं भी रखने तो भी काम चल सकता है अगर हम लोग विद इन टाइम इन इक्वेशंस को डिराइव करने में कैपेबल हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट अब हम 2-3 न्यूमेरिकल्स को यहाँ पे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे ट्रांजिस्टर में हमें वैल्यू दी हुई है गामा की, जो कितना है 25। हमें निकालना है अल्फ़ा और बीटा। सोल्व करते हैं। गामा इक्वल टू कितना दिया है हमें, 25। हमें वैल्यू निकालनी है अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालनी है। देखिए एक तरीका तो ये है हमारे पास में कि हमें ये जो जितने भी 3-4 रिलेशन है वो बिल्कुल रटे हुए हों और उनको तुरंत अप्लाई करके हम लोग रिजल्ट को डिराइव कर सके, न्यूमेरिकल सोल्व कर सके। दूसरा, अगर एग्ज़ाम में हमें ये रिजल्ट याद नहीं भी रहते तो उसका एक अल्टरनेटिव मेथड है। किस तरह से वो हम लोग सोल्व करते हैं, देखते हैं। देखिए हमारे पास में गामा, गामा कितना होता है, आई ई अपॉन आई बी। गामा कितना होता है हमारे पास में, आई ई अपॉन आई बी। आई ई अपॉन आई बी हमारे पास में कितना है, 25। ये वैल्यू किसकी दी है, गामा की वैल्यू दी हुई है। तो मैं इसको 25 अपॉन 1 कंसिडर कर सकता हूँ। सो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि जो आई ई है उसकी वैल्यू 25 है और आई बी की वैल्यू कितना होगा हमारे पास में, 1। हम लोगों ने इक्वेशन पढ़ी थी कि आई ई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। आई ई की वैल्यू 25 है, आई बी 1 है, तो यहाँ से हमारे पास में जो आई सी है वो कितना आ जाएगा, 24। अब हमारे पास में तीनों करंट आ चुके हैं, एमीटर करंट भी आ चुका, बेस करंट भी आ चुका है और कलेक्टर करंट भी आ चुका। तो हम कोई भी करंट गेन यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अल्फ़ा कितना होता है, अल्फ़ा की वैल्यू होती है आई सी अपॉन आई ई। तो अल्फ़ा की वैल्यू है आई सी अपॉन आई ई, वैल्यू उठा के रख देंगे। आई सी कितना है हमारे पास में, 24, और जो आई ई है हमारे पास में कितना हो जाएगा, 25। सोल्व करने पे जो भी डेसिमल में वैल्यू मिले हम कैलकुलेट कर लेंगे। बीटा है, बीटा का फॉर्मूला कितना था, बीटा की वैल्यू थी हमारे पास में आई सी अपॉन आई बी। बीटा कितना था, आई सी अपॉन आई बी। आई सी कितना निकाला हमने, 24, और आई बी कितना है हमारे पास में यहाँ पर 1। तो बीटा की वैल्यू हमारे पास में कितना है, ये 24। तो इस तरह से अगर हमें एक करंट गेन दे रखा है तो हम बाकी के 2 करंट गेन की वैल्यू निकाल सकते हैं, और वो भी कब, जब हमें इनके बीच का रिलेशन याद ना हो, केवल एक इक्वेशन से, जो कि हमारे पास में कौन सी इक्वेशन है यहाँ पर, आई ई इक्वल टू आई बी प्लस में आई सी। इस इक्वेशन को प्रॉपरली ध्यान रखना है, और इस इक्वेशन की हेल्प लेकर के हम लोग एक करंट गेन से दूसरा करंट गेन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इन नेक्स्ट स्लाइड अब हम लोग 2 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बीटा की वैल्यू हमारे पास में 19 है, आई ई हमारे पास में 5 मिली एम्पियर है, तो हमें यहाँ पर आई बी कैलकुलेट करना है। देखिए बीटा कितना था हमारे पास में, आई सी अपॉन में
आई बी। बीटा कितना है हमारे पास में, आई सी ओवर आई बी, और हमें यहाँ पे दिया कितना गया है, आई ई गिवन है, हमें कैलकुलेट करना क्या है यहाँ पर, आई बी को कैलकुलेट करना है। तो किस तरह से करेंगे, देखिए बीटा हमारे पास में ऑलरेडी है, ठीक है, हमें निकालना है आई बी, लेकिन हमारे पास में आई सी की वैल्यू नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। बट आई ई इक्वल टू होता है आई सी प्लस में आई बी, और जो आई ई की वैल्यू है वो वैल्यू हमारे पास में गिवन है 1 सेकेंड, इस तरह से ना करके इस क्वेश्चन का एक सेकेंडरी अल्टरनेट हम लोग निकाल सकते हैं ताकि शॉर्ट टाइम में हमारे पास में सोल्व हो जाए। देखिए बीटा की वैल्यू हमें दिया है आई सी अपॉन आई बी, ठीक है, और हमारे पास में वैल्यू किसकी दी हुई है, आई ई की वैल्यू दी हुई है, हमें निकालना कितना है, आई बी निकालना है और बीटा निकालना है। तो क्यों ना ऐसा करें कि आई ई और आई बी के बीच का जो करंट गेन है उसे कंसिडर कर लिया जाए। जैसे यहाँ से देखने पर पता चलता है कि हमारे पास में जो अल्फ़ा है वो आई सी अपॉन आई ई होगा, बीटा आई सी अपॉन आई बी होगा, और जो गामा है, गामा वो कितना होगा, आई ई अपॉन आई बी। तो मैं यहाँ से गामा कंसिडर करता हूँ, गामा इक्वल टू आई ई अपॉन आई बी, और हमें आई ई की वैल्यू गिवन है जो कितना है 5 मिली एम्पियर। आई बी हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है, बट हमारे पास में गामा की वैल्यू है नहीं। तो क्यों ना ऐसा किया जाए, गामा और बीटा के बीच का रिलेशन डिराइव कर लिया जाए, और बीटा की वैल्यू हमें पता है कितना होता है 19 है, तो उससे गामा निकाल लिया जाए। देखिए बीटा इक्वल टू कितना है हमारे पास में, आई सी अपॉन आई बी, बीटा है हमारे पास में आई सी अपॉन आई बी, और इसकी वैल्यू कितना दिया हुआ है 19, इसके अपॉन में 1 मान लूँ, तो इस केस में आई सी 19 हो गया, आई बी 1 हो गया, देन जो आई ई है हमारे पास में कितना हो जाएगा 20। क्लियर। और आई ई अगर हमारे पास में 20 आ गया तो गामा इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है। गामा इक्वल टू कितना है, आई ई अपॉन आई बी, आई ई कितना है हमारे पास में 20, और आई बी की वैल्यू कितना लिया हमने 1, तो गामा की वैल्यू कितना आ गया 20 इक्वल टू 5 मिली एम्पियर अपॉन में आई बी। इसका मतलब इसको सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा, आई बी इक्वल टू 5 मिली एम्पियर अपॉन में 20, और फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 0.25 मिली एम्पियर। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें आई बी निकालने के लिए गामा चाहिए था, लेकिन गामा गिवन है नहीं, गिवन है हमें बीटा। लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन में जैसा कि हमने सीखा था कि अगर एक करंट गेन गिवन है और दूसरा हमें निकालना हो तो हम लोग एक करंट गेन से दूसरा करंट गेन कैलकुलेट करके फर्दर जो करंट की वैल्यू पूछी है उसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन हमारा, ट्रांजिस्टर में हमें अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है, हमें बीटा और गामा निकालना है। देखिए अल्फ़ा क्या होता है, अल्फ़ा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं, और बेस अगर कॉमन है तो अल्फ़ा होगा हमारे पास में आई सी अपॉन आई ई। चेक कर सकते हैं आप फॉर्मूला, अल्फ़ा कितना होता है आई सी अपॉन आई ई। इसकी वैल्यू कितना दी गई है हमें 0.98, और इसे लिखा जा सकता है 98 अपॉन में 100। तो यहाँ से हमने आई सी की वैल्यू कितना निकाल लिया 98, और आई ई एमीटर कितना हो गया 100। सो हम आई बी कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि कितना आ जाएगा हमारे पास में 2। अब हमारे पास में आई सी, आई ई और आई बी तीनों की वैल्यू आ गई, तो बीटा और गामा के फॉर्मूला से इनकी वैल्यू को कैलकुलेट किया जा सकता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में कि आई सी
हमारे पास में 10 मिली एम्पियर है। आईसी की वैल्यू कितना है, 10 मिली एम्पियर। अब यहाँ पे बोल क्या रही है कि 10% एमिटेड चार्ज कैरियर्स बेस में रिकम्बाइन हो रहे हैं। देखिए हमने जैसे वर्किंग में जब समझा था कि एमिटर से 100 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं एमिटर से, और कलेक्टर तक पहुंच रहे हैं यहाँ पर 96। 4 इलेक्ट्रॉन बेस में क्या हो रहे हैं, रिकम्बाइन हो रहे हैं। और जो 4 इलेक्ट्रॉन्स बेस में रिकम्बाइन हो रहे हैं उन्हीं की वजह से बेस करंट हमारे पास में क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। जब एमिटर से 100 इलेक्ट्रॉन निकले और कलेक्टर तक 96 पहुंचे, तो इसका मतलब कि जो आईसी है, कलेक्टर करंट है, वो एमिटर करंट का कितना हो गया, 96%। और जो आईबी है वो हमारे पास में एमिटर करंट का कितना हो गया, 4%। ये मैंने एग्जाम्पल लिया है आप लोगों को ये समझाने के लिए, लेकिन क्वेश्चन में हमें कुछ और गिवन है। क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। क्वेश्चन में हमने दिया क्या हुआ है उसे कंसिडर करते हैं। देखिए क्वेश्चन में गिवन है कि बेस में जो रिकम्बाइन होने वाला चार्ज है वो 10% है एमिटेड चार्ज कैरियर का। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, और हम लोग जानते हैं बेस में जो करंट बनेगा वो रिकॉम्बिनेशन की वजह से बनता है। तो बेस करंट क्या मैं लिख सकता हूँ, 10% है किसका, एमिटर करंट का। यानी कि एमिटर करंट का टोटल 10% कौन होगा हमारे पास में, बेस करंट। ओके, सो जो कलेक्टर करंट होगा वो सारा बचा हुआ कलेक्टर करंट ही होगा। यानी कि कलेक्टर करंट कितना हो गया भाई, कलेक्टर करंट की जो वैल्यू होगी वो एमिटर करंट का कितना होगा, 90%। और हमें यहाँ पर निकालना क्या है, आई भी निकालना है और हमारे पास में बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए बीटा कितना होता है, बीटा का फॉर्मूला हमारे पास में होगा आई सी अपॉन आई बी। ये हम लोग यहाँ से कंसिडर कर सकते हैं। बीटा कितना होता है, आई सी अपॉन आई बी। बीटा की वैल्यू है आई सी अपॉन आई बी। सो बीटा का बीटा इसमें वैल्यू रखेंगे। आई सी कितना है, आई सी है 90% ऑफ आई ई, और जो आई बी है वो है 10% ऑफ आई ई। आई ई से आई ई कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाएगी। सो टोटल हमारे पास में बीटा की वैल्यू कितना आएगा, 9। बीटा की वैल्यू हमारे पास में कितनी आई है, 9। इस तरह से हम लोग इसको सोल्व कर सकते हैं बिना करंट को निकाले। बीटा की वैल्यू हमारे पास में कितना है, यहाँ पर 9 आई है बीटा की वैल्यू। अब हमें पूछा क्या गया, यहाँ पर आई बी की वैल्यू पूछी हुई है हमसे, ठीक है। अब बीटा कितना होता है, आई सी अपॉन आई बी। आई सी की वैल्यू आपको दिया हुआ है, आई बी आप लोगों को कैलकुलेट करना है, वो भी कब, जब बीटा हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो आई बी है, बेस करंट है, वो कितना होगा, आई सी अपॉन में बीटा। और आई सी कितना है हमारे पास में, 10 मिली एम्पियर। तो हमारे पास में आई बी कितना हो जाएगा, 10/9 मिली एम्पियर। यानी कि अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.11 मिली एम्पियर। इस तरह से हम लोग करंट गेन से जुड़े हुए जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उसको हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग। देखिए अल्फा बीटा गामा जो भी हमने करंट गेन पढ़ा वो सब ट्रांजिस्टर के पैरामीटर्स हैं। पैरामीटर्स का मतलब है कि ये जो पैरामीटर्स हैं ये ट्रांजिस्टर की डिज़ाइनिंग पर डिपेंड करते हैं। एक बार अगर ट्रांजिस्टर बन चुका तो इसका मतलब ये पैरामीटर्स भी डिसाइड हो गए। एक बार ट्रांजिस्टर की मैन्युफैक्चरिंग हो गई उसका मतलब क्या है, अल्फा बीटा गामा हमारे पास में क्या हो गए, फिक्स्ड हो गए, इनकी वैल्यू फिक्स हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि बेस में कितना रिकॉम्बिनेशन होगा ये पहले से ही इन पैरामीटर ने डिसाइड कर दिया। क्योंकि हम लोग जानते हैं बेस एमिटर से आने वाले चार्ज कैरियर्स बेस में जो रिकम्बाइन होंगे उन्हीं से बेस करंट हमारे पास में क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। तो बेस में कितना करंट प्रोड्यूस होगा वो रिकॉम्बिनेशन पे डिपेंड करता है। और ये जो रिकॉम्बिनेशन है ये हमारे पास में किस पे डिपेंड करता है, इन पैरामीटर्स पर, जो कि कौन से हैं, अल्फा बीटा गामा। और ये जो अल्फा बीटा गामा है ये ट्रांजिस्टर की मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे ही क्या हो जाते हैं, डिसाइड हो जाते हैं। ध्यान रखना है अल्फा बीटा गामा जो है वो हमारे पास में मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे ही क्या होंगे, डिसाइड हो जाएंगे, ठीक है।
दूसरा, अगर हम लोग बेस में डोपिंग को इंक्रीज करते हैं तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए, बेस में डोपिंग इंक्रीज होगी तो बेस में होने वाला जो रिकॉम्बिनेशन है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, बेस में डोपिंग इंक्रीज होगी तो बेस में रिकॉम्बिनेशन इंक्रीज होगा, और अगर रिकॉम्बिनेशन इंक्रीज होगा तो उससे बेस करंट की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर बेस, लेकिन एमिटर तो फिक्स नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स को एमिट कर रहे हैं, तो अगर बेस में ज़्यादा रिकम्बाइन होंगे तो कलेक्टर तक कम पहुँचेंगे, और कलेक्टर तक कम पहुँचेंगे तो कलेक्टर करंट है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब क्या होगा कि अगर बेस में डोपिंग बढ़ा रहे हैं हम लोग तो बेस करंट तो इंक्रीज होगा, लेकिन कलेक्टर करंट हमारे पास में क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इससे जो ट्रांजिस्टर का पैरामीटर है बीटा, यानी कि IC/IB, हमारे पास में ये क्या होगा, बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और बीटा पर डिपेंड करते हैं अल्फा और गामा दोनों, क्योंकि ये सभी आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड है। इसका मीनिंग क्या है कि अगर बीटा की वैल्यू चेंज हो रही है तो अल्फा और गामा की वैल्यू भी चेंज होगी। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग बेस में डोपिंग को चेंज करते हैं तो ट्रांजिस्टर के जो पैरामीटर्स हैं अल्फा बीटा गामा वो भी आपस में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, क्योंकि ये सभी आपस में इंटर डिपेंडेंट है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बाइसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर। देखिए, ट्रांजिस्टर की बाइसिंग का मीनिंग है कि हम लोग यहाँ पे ट्रांजिस्टर के डिफरेंट टर्मिनल्स के पोटेंशियल को डिसाइड करेंगे। किस तरह से, ट्रांजिस्टर के टर्मिनल कौन कौन से हैं, जैसे बेस हो गया, एमिटर हो गया, कलेक्टर हो गया। तो ये जो टर्मिनल्स हैं इनके पोटेंशियल को डिसाइड करने का जो काम है इसी को बोला जाता है ट्रांजिस्टर की बाइसिंग। ओके। और टर्मिनल जो कॉमन करेंगे, जिस तरह से कॉमन बेस में बेस कॉमन होगा, कॉमन एमिटर में एमिटर कॉमन होगा, तो वो टर्मिनल जिसे हम लोग कॉमन कर रहे हैं हमें इस टर्मिनल को रेफरेंस लेना है और इसके पोटेंशियल को क्या कंसिडर करना है, जीरो कंसिडर करना है। मतलब जो कॉमन टर्मिनल है हमें उसको ग्राउंड कर देना है, कॉमन टर्मिनल की ग्राउंडिंग कर देनी है, उसकी अर्थिंग कर देनी है हमें। यहाँ लिखा हुआ है कि जो कॉमन टर्मिनल है इसे हमें क्या करना है, ग्राउंड करना है। कॉमन टर्मिनल को ग्राउंड करने के बाद में बाकी के जो दो टर्मिनल्स बचे हैं हमें उनके पोटेंशियल को डिसाइड करना है कॉमन टर्मिनल के रेस्पेक्ट में। जैसे हम लोग यहाँ पर कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर की बात कर रहे हैं, और ट्रांजिस्टर हमने कौन सा लिया है, NPN। हाँ, एक बात और, यहाँ पे हम लोग एक्टिव मोड को डिस्कस कर रहे हैं। एक्टिव मोड जो हमारे किस में काम आएगा, एम्प्लीफिकेशन में काम आएगा। देखिए, एक्टिव मोड के लिए बेस एमिटर जंक्शन हमारे पास में फॉरवर्ड बायस होना चाहिए और बेस कलेक्टर जंक्शन हमारे पास में रिवर्स बायस होना चाहिए। अच्छा, इस जंक्शन के फॉरवर्ड बायस होने के लिए ज़रूरी क्या है, इसके फॉरवर्ड होने के लिए ज़रूरी है कि ये जो बेस है हमारा P है ये पॉजिटिव से जुड़ा हो, N हमारा नेगेटिव से जुड़ा हो। मतलब क्या है इसका, कि बेस का पोटेंशियल हाई हो और कलेक्टर का पोटेंशियल हमारे पास में एमिटर का पोटेंशियल लो होना चाहिए। दूसरा, बेस कलेक्टर जंक्शन की अगर बात करें तो ये रिवर्स बायस में होना चाहिए, और रिवर्स बायस में होने के लिए क्या ज़रूरी है कि जो N हमारे पास में हाई पोटेंशियल पे हो और P हमारे पास में लो पोटेंशियल पे हो। मतलब कलेक्टर हमारे पास में हाई पोटेंशियल पे होना चाहिए और बेस हमारे पास में लो पोटेंशियल पे होना चाहिए। और जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हम लोग फाइनली किस तरह से लिख सकते हैं कि सबसे कम एमिटर का, उससे ज़्यादा बेस और उससे ज़्यादा पोटेंशियल किसका होगा, कलेक्टर का। अब ये एमिटर कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है, कॉमन एमिटर। तो कॉमन एमिटर में जैसा कि हमने प्रीवियसली बताया कि जो कॉन्फ़िगरेशन लेना है हमें उसमें कॉमन टर्मिनल को हमें क्या कर देना है, ग्राउंड कर देना है। तो यहाँ पे एमिटर कॉमन रहने वाला है, तो एमिटर को जब हम लोग ग्राउंड करेंगे, एमिटर की जब ग्राउंडिंग होगी तो एमिटर का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, जीरो। तो जो VE है इसकी वैल्यू हमारे पास में कितनी हो जाएगी, जीरो। VE जीरो होगा, उससे ज़्यादा पोटेंशियल पे हमारे पास में बेस होगा एंड सबसे हाई पोटेंशियल पे हमारे पास में कलेक्टर होगा। ये है इसका सिंबॉलिकल डायग्राम। ट्रांजिस्टर हमारे पास में PNP है, दिस इज NPN। ये ट्रांजिस्टर NPN है। कैसे पता लगा, क्योंकि करंट कहाँ से फ्लो करता है, P से N। तो बेस हमारे पास में P है, एमिटर N है, तो कलेक्टर भी हमारे पास में क्या होगा, N। और ये करंट हमेशा P से N फ्लो करेगा और एरो जो है वो किसको दिखाएगी, एमिटर को। तो ये हमारे पास में करंट बाहर की तरफ आ रहा है, ये करंट कौन सा है हमारे पास में, एमिटर करंट। करंट जो अंदर जा रहा है IC अंदर, अगर एमिटर करंट बाहर है तो कलेक्टर और बेस करंट हमारे पास में अंदर जाएंगे। इसको हमने इनसाइड एरो से शो कर दिया। अब समझते हैं आगे
सिंबॉलिकल डायग्राम में किस तरह से बाइसिंग की जाती है। देखिए एमिटर, यहाँ पे कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि एमिटर का जो पोटेंशियल है वो हमें कितना रखना है, 0। एमिटर को हमने ग्राउंड कर दिया। और दूसरा, बेस का जो पोटेंशियल है वो एमिटर से ज़्यादा होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर एमिटर को ग्राउंड कर दिया और एक बैटरी कनेक्ट कर दी। इस बैटरी का जो पॉजिटिव पोटेंशियल है वो हमने किसके साथ कनेक्ट कर दिया, बेस के साथ में। और बैटरी का नेगेटिव किसके साथ कनेक्ट है, एमिटर के साथ में। देखिए नेगेटिव एमिटर के साथ कनेक्ट है, पॉजिटिव बेस के साथ कनेक्ट है। सपोज करो बैटरी हमारे पास में 2 वोल्ट की है, तो एमिटर का अब जो पोटेंशियल है वो 0 है और बेस का पोटेंशियल हमारे पास में कितना हो गया, 2 वोल्ट। क्लियर है। तो हमारे पास में फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि बेस हमारे पास में कैसा होना चाहिए, हाई पे, एमिटर लो पे होना चाहिए। कौन से केस के लिए, कौन से मोड के लिए, एक्टिव मोड के लिए। दूसरा, बेस कलेक्टर जंक्शन, मैं इस जंक्शन की बात कर रहा हूँ, ये है जंक्शन बिटवीन बेस एंड कलेक्टर। ये कौन सा है, जंक्शन बिटवीन बेस एंड एमिटर। बेस कलेक्टर की बेस का जंक्शन हमारे पास में कैसा होना चाहिए, रिवर्स बायस पे होना चाहिए। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है, बेस लो पोटेंशियल पे हो और जो कलेक्टर है वो और भी हाई पोटेंशियल पे होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस तरफ एक और बैटरी ऐड कर देंगे। तो अब क्या होगा हमारे पास में, सपोज करो ये बैटरी हमारे पास में 5 वोल्ट की है, तो एमिटर से कनेक्ट होने की वजह से एक टर्मिनल अगर 0 वोल्ट पे है इसका, तो ये पॉजिटिव वाला कितने पे होगा, 5 वोल्ट पे। और पॉजिटिव 5 वोल्ट पे है तो इसकी वजह से कलेक्टर पे जो पोटेंशियल जनरेट होगा वो कितना होगा, 5 वोल्ट। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है हमारे पास में कि कलेक्टर का पोटेंशियल बेस से भी हमारे पास में हाई होगा। तो देखिए ये बेस एमिटर जंक्शन पे हमने एक बैटरी लगाई, कलेक्टर बेस जंक्शन पे हमने डबल बैटरी लगाई, और इस तरह से हमने ट्रांजिस्टर को कौन से मोड में कर दिया, एक्टिव मोड में। क्लियर। और इससे क्लियर होता है कि हमारा एमिटर 0 वोल्ट पर है और बेस हमारा 2 वोल्ट पर है और कलेक्टर कितने वोल्ट पर है, 5 वोल्ट पर है। तो हमारे पास में ये जो इक्वेशन बन करके आई थी, ये इक्वेशन ये भी हमारे पास में सेटिस्फाई हो गई। और बाइसिंग में जो कॉमन टर्मिनल है हमने उसको भी ग्राउंड कर दिया। तो यहाँ पर इसमें VE 0 है, VB 2 वोल्ट है और जो VC है हमारे पास में वो कितना है, 5 वोल्ट। इस तरह से हमने ट्रांजिस्टर की बाइसिंग को सीख लिया है। कौन से मोड के लिए, एक्टिव मोड के लिए। ये ट्रांजिस्टर PNP है और सिमिलरली हम लोग NPN के लिए भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जैसे कलेक्टर एमिटर के बीच का जो पोटेंशियल है। देखिए कलेक्टर और एमिटर के बीच का पोटेंशियल, हम लोग इस पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। क्लियर है। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पोटेंशियल। ये जंक्शन नहीं है, कलेक्टर और एमिटर के बीच में कोई जंक्शन नहीं होता, लेकिन इनके बीच में एक पोटेंशियल ड्रॉप होता है जिसको बोला जाता है पोटेंशियल बिटवीन कलेक्टर एमिटर। कुछ कंडीशंस है, जब ये कलेक्टर एमिटर के बीच का पोटेंशियल बेस और एमिटर से ज़्यादा होगा तो हमारे पास में बेस कलेक्टर जो जंक्शन है वो रिवर्स बायस में होगा और ट्रांजिस्टर हमारा एक्टिव मोड में होगा। ये जो मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, आप चाहो तो इसे वेरीफाई कर सकते हो। जिस तरह से हमने यहाँ पे बाइसिंग सीखी, तो आपको क्या करना है, इसमें जो VC है, जो पोटेंशियल है कलेक्टर और एमिटर के बीच का, इसके पोटेंशियल को जब हम लोग किससे कम करेंगे, बेस एमिटर से ज़्यादा लेकर के आएंगे, तो ट्रांजिस्टर हमारा क्या रहेगा, रिवर्स बायस में रहेगा। जो बेस और कलेक्टर के बीच का जंक्शन है वो रिवर्स बायस में रहेगा और ट्रांजिस्टर हमारा एक्टिव मोड में रहेगा। आप लोग चाहें तो इसे वेरीफाई कर सकते हैं। और दूसरा, जब कलेक्टर एमिटर के बीच का पोटेंशियल हमारे पास में बेस एमिटर से कम होगा, तो उस केस में जो बेस कलेक्टर जंक्शन है वो हमारा फॉरवर्ड बायस में होगा और ट्रांजिस्टर इस केस में हमारा सैचुरेशन मोड में होगा। ये दोनों पॉइंट्स जो हमने यहाँ पे लिखे हैं, आप इन दोनों पॉइंट्स को ट्रांजिस्टर का जब हमने बाइसिंग सीखा है, इस केस में आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं। इस डायग्राम को बना के, सिंबॉलिक डायग्राम को बना के वेरीफाई करने के लिए आपको करना क्या है कि जो VCE है, कलेक्टर और एमिटर के बीच का जो वोल्टेज ड्रॉप है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ये कैसा लेना है हमें। एमिटर यहाँ पर हमारे पास में ग्राउंडेड है, तो कलेक्टर पे जो भी वोल्टेज आएगा, जैसे यहाँ पे 5 वोल्ट है, तो VCE की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी, 5 वोल्ट ही आ जाएगी। ओके, इस तरह से आप इन दोनों पॉइंट्स को वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अब देखिए ट्रांजिस्टर की जब भी बाइसिंग की जाएगी, लाइक जैसे कि हमने यहाँ पे सिखाया, यहाँ पे समझा, तो हम लोग हर बार ये चेक नहीं करने बैठेंगे
कि ये जंक्शन हमें फॉरवर्ड में लेना है, ये जंक्शन रिवर्स में लेना है, इसको फॉरवर्ड में लिया, इसको रिवर्स में लिया, तो इन टर्मिनल्स का पोटेंशियल हाई लो इस तरह से होना चाहिए, और इनके पोटेंशियल को डिसाइड करने के बाद में फिर हमें बैटरी लगानी पड़ेगी। तो इतना माथाफोड़ी का काम बार बार नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए एक तरीका क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आपको ट्रांजिस्टर की बाइसिंग के लिए एक काम करना है, वो केवल सिंपल सा एक काम है। हम लोग यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं, एक्टिव मोड की। एक्टिव मोड की ट्रांजिस्टर की बाइसिंग के लिए सपोज करो मैं यहाँ पे ट्रांजिस्टर को ले रहा हूँ कि ट्रांजिस्टर हमारा, हमने एनपीएन का तो सीख लिया, अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर की। पीएनपी मतलब एमीटर हमारा पी से बना हुआ है, बेस एन से, और कलेक्टर अगेन पी से। मैंने आपको बताया था कि करंट की डायरेक्शन हमेशा कहाँ से कहाँ होगी, पी से एन की तरफ होगी। तो ये हमारा कौन सा ट्रांजिस्टर बन के रेडी हो गया, पीएनपी ट्रांजिस्टर। अभी ये काफ़ी हेक्टिक होने वाला है कि एक्टिव मोड के लिए मैं चेक करूं कि ये जो जंक्शन है, यानी कि बेस एमीटर जंक्शन है ना, ये हमारे पास में फॉरवर्ड बायस में हो। इसके अलावा जो बेस कलेक्टर जंक्शन है हमारे पास में, ये जंक्शन है बेस कलेक्टर, ये हमारा रिवर्स बायस में हो। फिर जाकर के मैं इनका जो एमीटर का पोटेंशियल है, बेस का पोटेंशियल है, कलेक्टर पोटेंशियल है, इन सबको डिसाइड करूं और फिर इनके बीच का एक रिलेशन निकाल करके आऊँ, फिर उस हिसाब से बैटरी लगाऊँ। तो ये काफ़ी लॉन्ग मेथड रहने वाला है, काफ़ी लंबा तरीका रहने वाला है। इंस्टेड आपको करना क्या है, बेसिक से एक तरीका है, आपको सबसे पहले आई को पकड़ना है। देखिए एमीटर करंट की डायरेक्शन क्या है, इनसाइड। अगर एमीटर अंदर की तरफ है तो बाहर की तरफ कौन होगा, आईबी। बेस करंट क्या होगा हमारे पास में, बाहर की तरफ। और सिमिलरली इसी तरह से हमारे पास में कलेक्टर करंट की जो डायरेक्शन है वो भी कहाँ होगी, आउटसाइड। अब इन डायरेक्शन के बेस पे हमें बैटरी अप्लाई कर देनी है। कैसे अप्लाई करेंगे, करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो होता है। तो यहाँ पे मैंने एक बैटरी लगाई, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है। ओके, सो करंट कैसे फ्लो होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ये आई बी यहाँ से बाहर आ रहा है और जा किस तरह से रहा है, इस तरह से। अगर मैं इस वाले लूप की बात करूँ तो इस वाले लूप में करंट की डायरेक्शन कैसी है हमारे पास में, एंटी क्लॉकवाइज। तो हमने बैटरी को इस तरह से यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। अच्छा, अब इस लूप की बात करते हैं। तो इस लूप में क्या है, करंट किस तरह से फ्लो कर रहा है भाई, यहाँ पर आईसी बाहर की तरफ आ रहा है और करंट हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है। तो यहाँ पे ये हमने डबल बैटरी लगा दी और इसको दे दिया हमने पॉजिटिव पोटेंशियल, और ये कौन सा दे दिया, नेगेटिव पोटेंशियल। तो इस लूप में करंट जो हमारा वो किस तरह से फ्लो कर रहा है हमारे पास में, क्लॉकवाइज। ओके, तो यहाँ से आईसी बाहर आ रहा है, ये करंट की डायरेक्शन होगी, ये आई अंदर जा रहा है। तो इस तरह से हमने इस बेस पे, करंट की डायरेक्शन के बेस पे ट्रांजिस्टर में बिना इनके पोटेंशियल चेक किए डायरेक्ट बाइसिंग कर दी। बाइसिंग का मतलब है क्या, कनेक्ट कर दिया हमने, यहाँ पर बैटरी लगा दी। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब आपको ध्यान रखना है, ट्रांजिस्टर चाहे आपके पास में पीएनपी हो या फिर एनपीएन हो, दोनों ही ट्रांजिस्टर के केस में आपको करना क्या है, करंट की डायरेक्शन पकड़नी है और करंट की डायरेक्शन के बेस पे ही हमें बैटरी को क्या कर देना है, कनेक्ट कर देना है। तो इस तरह से हम लोग ट्रांजिस्टर की बाइसिंग कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है इस क्लास में। और इस क्लास के जो जितने भी नोट्स रहने वाले हैं वो आपको जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसके टेलीग्राम चैनल और उसके व्हाट्सएप चैनल पर फ्री में पीडीएफ की फॉर्म में अवेलेबल हो जाएंगे। सो ये आपके लिए काफ़ी लेस टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। अगर लेक्चर की स्पीड ज़्यादा लगे या फिर कंटेंट थोड़ा ज़्यादा टफ लगे तो आप इस लेक्चर को एक से ज़्यादा बार देख सकते हैं, जब तक कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर ना हो जाए। और मैं ये कहूँगा कि नोट्स में टाइम वेस्ट करने की जगह आप नोट्स को डाउनलोड कीजिए, लेक्चर के कंसेप्ट को प्रॉपर समझिए और नोट्स को प्रिंट फॉर्म में अपने पास रखिए ताकि आपका समय थोड़ा बच सके। थैंक यू फॉर योर अटेंशन इन द क्लास।